नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए के 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यह लेक्चर अगर आपने देख लिया तो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय और ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होती हैं, यानी कि कॉपी मिलती है आपको लिखने के लिए, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब आप एक ही वीडियो के माध्यम से जाते हैं, एक दिन पहले वीडियो को देख करके और दूसरे दिन आपका पेपर होता है और सारा का सारा क्वेश्चन पेपर उसी वीडियो से आ जाता है, आप लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो सेम वही पैटर्न की अभी वीडियो है, जैसे आपने सोशियोलॉजी मतलब आपने देखा होगा, अदर तमाम प्रकार के सब्जेक्ट का मैं लगातार ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं, ठीक है। तो ये राम मनोहर लोहिया का कल जो पेपर लगा हुआ है उसमें सीधे तौर पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी और भी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, प्रोफेसर रज्जू भैया में भी मैंने एक वीडियो उससे पहले बनाई थी, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और इसके अलावा आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सबके लिए यही लेक्चर इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ के पेपर हो चुके हैं और कुछ के पेपर अभी हो रहे हैं, ठीक है। चले, जब आप बीए के 4th सेमेस्टर में होते हैं तो आपको पढ़ना क्या होता है बाबू? आपको पढ़ना होता है यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के बारे में आपको यहाँ पर जानना होता है, ठीक है। इसी के अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में, लघु उत्तरीय को लगभग 150 या 200 शब्दों में आपको लिखना होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 450 शब्द या 500 शब्दों में आपको लिखना होता है। जैसे आपको समय मिले उसी हिसाब से लिखिएगा। जब भी आप कॉपी लिखें तो ये ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चंस में बहुत समय दे दें। आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि आपसे 5 अति लघु उत्तरीय पूछे गए तो 5 के 5 लिखें, 10 पूछे गए तो 10 के 10 लिखें। चाहे उसमें जो सो शब्द क्राइटेरिया आप घटा बढ़ मतलब घट सकती है बढ़ सकती है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस आप सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख दीजिएगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। बढ़िया नंबर लाने का मेन तरीका यही होता है। बहरहाल हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, इससे बाहर आपको कुछ आने वाला नहीं। बीए 4th सेमेस्टर राजनीति शास्त्र, ठीक है। आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में आ सकता है, अरस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है भैया। और अरस्तु जो है, चूंकि राजनीति विज्ञान के जनक भी हैं अरस्तु, ठीक है। ये प्लेटो के शिष्य थे। सबसे पहली बात यही जानिएगा, अरस्तु कौन है? प्लेटो के शिष्य हैं। इनकी एक पुस्तक है जो बड़ी फेमस है, उसका क्या नाम है? इनकी सबसे फेमस पुस्तक है, उनका नाम है पॉलिटिक्स। उसी पॉलिटिक्स पुस्तक में सबसे पहले राजनीति शब्द यानी कि पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग, पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। इसी वजह से इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्लेटो मतलब अरस्तु जो है उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कैटेगरी में रखा और बहुत सारे तथ्य भी दिए, बहुत सारी जानकारी भी दी। यानी प्लेटो की अगर बात की जाए तो बहुत जबरदस्त विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अरस्तु और प्लेटो भी उसी तरीके के विद्वान है। इनका अनुकरण का सिद्धांत, ऐसे तमाम प्रकार के सिद्धांत जो इन्होंने दिए हैं। नागरिकता पर अपने विचार दिया अरस्तु ने। इसके अलावा तमाम प्रकार के राजनीति से रिलेटेड विचार दिए हैं। उन्हीं विचारों के बारे में बेसिकली हमको जानना होता है, पढ़ना होता है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है पहला कि राजनीति मतलब राज्य की उत्पत्ति संबंधी अरस्तु के विचार क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, राज्य की उत्पत्ति और विकास में अरस्तु की जो है धारणा सोफिस्टों से बिल्कुल भिन्न थी। यानी कि सोफिस्ट जो उनसे पहले के विचारक थे, उनसे बिल्कुल अलग विचारधारा दी इन्होंने इसके बारे में, राज्य की उत्पत्ति और विकास को लेकर के। पहली बात ये कहते हैं अरस्तु कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। क्या है? स्वाभाविक है, यानी राज्य का होना स्वाभाविक सी बात है। और एक प्राकृतिक संस्था है, इसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, मानव के द्वारा नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब एक प्राकृतिक संस्था जिसका होना अनिवार्य है, स्वाभाविक सी बात है कि वह राज्य होगा। तथा व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इन्होंने क्या कहा? मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। यानी कि मनुष्य क्या है? एक राजनीतिक प्राणी है। और इन्होंने कहा कि अर्थात व्यक्तियों के बीच किसी समझौते के नहीं अपितु सामाजिक संस्थाओं के विकास के फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई है। सामाजिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हुआ, उन्हीं संस्थाओं के द्वारा बाद में राज्य का निर्माण हुआ या देश का निर्माण हुआ, ऐसा अरस्तु को लगता है, अरस्तु ने बताया। इसके अभाव में मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास संभव नहीं है। यानी कि राज्य की विकास मतलब अगर राज्य का जो है उत्पत्ति नहीं हुई या राज्य नहीं है, तो ऐसे में मान करके चलो कि जो उच्चतम शक्तियां हैं उनका विकास आपका नहीं हो पाएगा। अतः मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी होता है और इसी प्राणी के नाते वो तमाम प्रकार की संस्थाओं को अपने जीवन में
आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन से रिलेटेड तमाम प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता है, और वही संस्थाएं जो होती हैं उसको जो है क्या करती हैं, उन्हीं संस्थाओं की वजह से धीरे धीरे करके राज्य का निर्माण हुआ होगा। ऐसा कौन मानता है? ऐसा जो है अरस्तु महोदय कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, तो राज्य क्या है? एक स्वाभाविक और आवश्यक संस्था होती है। दूसरी बात, अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं की विभिन्न समुदायों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पूर्ति होती है। मनुष्य की आवश्यकता जो होती है वो किससे पूर्ति होती है? तमाम प्रकार के समुदाय, कम्युनिटी होती है, तमाम प्रकार की जो सोशल जो मतलब की जो है क्या नाम है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं। उन्हीं संस्थाओं से क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की, मनुष्य की जो नीड्स होती है वो पूरी होती है। ठीक है। इनकी पूर्ति के लिए इनकी सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति और इनका विकास हुआ है संस्थाओं का। अतः यह स्वाभाविक और प्राकृतिक है कि प्रथम सामाजिक संस्था अथवा समुदाय के रूप में परिवार की उत्पत्ति हुई होगी। यानी सबसे पहली एक प्रकार से जो मनुष्य की इकाई है वो है परिवार। यानी सबसे पहली सामाजिक संस्था क्या है? परिवार। ऐसा अरस्तु ने बताया कि सबसे पहले परिवार का निर्माण हुआ होगा। फिर इसके बाद में संतान उत्पत्ति तथा अन्य दैनिक भौतिक और भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि डेली का डेली तमाम प्रकार की आवश्यकताएं लगातार मनुष्य की आती रहती हैं। क्योंकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है, ऐसे में उसके दिन प्रतिदिन की इच्छाएं जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कई प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता चला जाता है। और जब तमाम संस्थाएं बन जाती तो उन सभी संस्थाओं के मिलने से राज्य का निर्माण होता है, ऐसा अरस्तु का मानना रहा है। ठीक है। पूर्ति के लिए परिवार अस्तित्व में आया होगा। उससे अधिक की आवश्यकताओं की जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकता था, उसकी पूर्ति के लिए परिवार के संगठित होकर के एक गांव को जन्म दिया होगा। फिर गांव तमाम परिवारों के संगठन से गांव की उत्पत्ति हुई। गांव रूपी समुदाय मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ नहीं रहा होगा। फिर ऐसे में क्या हुआ होगा कि तमाम गांव मिलकर के एक राज्य यानी नगर राज्य की रूपी समुदाय का निर्माण कर लिए होंगे। और यह एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर समुदाय है जो मनुष्य की उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राज्य जो पूर्ण रूप से एक प्रकार से अपने आप में समर्थ है इन तमाम मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिन्हें परिवार और गांव पूरा नहीं कर सकते थे, उन्हीं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने राज्य की उत्पत्ति करी। तो ये अरस्तु कहता है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, मनुष्य जो है, मनुष्य के द्वारा परिवार का निर्माण हुआ होगा। परिवार कई मनुष्य, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं परिवार का निर्माण करते हैं। अब वो परिवार बना, फिर कई परिवार उनसे बने, फिर उस परिवार से एक गांव बन गया। फिर गांव की आवश्यकता मनुष्य की गांव से नहीं पूर्ति होने लगी, फिर तमाम प्रकार के गांव इकट्ठा मिलकर के एक नगर राज्य की संकल्पना आई हुई होगी, और वही नगर राज्य बेसिकली एक देश के रूप में सामने आया हुआ होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही अरस्तु, और वह जो राज्य बना गांव के मिलने से, वो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूरा करने में सक्षम था। ठीक है, ये बात किसने बताई? अरिस्टोटल ने बताई, यानी अरस्तु ने बताई। फिर तीसरा विचार, मतलब ये राज्य की उत्पत्ति को लेकर के अरस्तु के विचार हैं। तीसरा विचार अरस्तु का ये है, परिवार से गांव, गांव से राज्य तक की विकास की प्रक्रिया में राज्य अंतिम, पूर्ण और श्रेष्ठतम समुदाय के रूप में हमारे सामने आया, जो मनुष्य की बौद्धिक, यानी कि जो एक प्रकार से उसकी बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल, दोनों प्रकार की नीड्स यानी आवश्यकताओं को पूर्ण रूपेण पूर्ति करता, यानी कि पूरा करता है, बहुत ही बारीकी के साथ। क्लियर हो गया ये चीजें आपके? तो इस तरीके से अरस्तु का जो राज्य की उत्पत्ति को लेकर के विचार था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही जबरदस्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अरस्तु के विचारों को आप लोगों ने पढ़ा और समझा। ठीक है, अब आगे चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया, मतलब कि आया था, जो मैंने इससे पहले चर्चा करा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आप देखेंगे बेटा, न्याय संबंधी अरस्तु के विचार क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अरस्तु ने न्याय को लेकर के क्या विचार दिया है। देखिए, अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों के अंतर्गत अरस्तु ने भी अपने गुरु प्लेटो की तरह न्याय की विवेचना की। क्योंकि न्याय के बारे में अगर किसी ने पहले बताया था तो प्लेटो महोदय थे। प्लेटो आदर्शवाद के संस्थापक है, उन्हीं के चेले थे, उन्हीं के शिष्य थे अरस्तु। जाहिर सी बात है, गुरु का प्रभाव बहुत पड़ेगा, तो इन्होंने भी न्याय के सिद्धांत दिया। परंतु न्याय संबंधी उनका विचार प्लेटो के विचार से बिल्कुल अलग है, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ा। जहां प्लेटो ने समाज में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार निर्धारित कर्तव्य पालन तथा दूसरे के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप न करने को न्याय कहा था, यानी जो आपका कर्तव्य डिसाइड है पहले से। शासक वर्ग, प्लेटो ने क्या किया था, 3 वर्ग बताए थे समाज के। कौन कौन से? एक शासक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक मध्यम, मतलब कि एक सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग का जो काम है सामान्य वर्ग करेगा, शासक वर्ग का जो काम था शासक वर्ग करता था, और जो सैनिक वर्ग था उसका, वो सैनिक अपना काम करते थे। ठीक है, प्लेटो का यही एक प्रकार से न्याय है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का काम करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान था, वो न्याय का उल्लंघन करता है। न्याय कब होगा? जब वह समाज के द्वारा निर्धारित कार्य को करेगा। ठीक है, जो उसका काम है वो करेगा। ठीक है, ये चीज एक प्रकार से प्लेटो कहता है। जबकि अरस्तु क्या कहते हैं,
वहीं अरस्तु ने सद्गुणों के समूह को न्याय कहा, यानी कि ऐसे गुण जो कि सद्गुण हो, ठीक ठाक गुण हो, क्वालिटी ऐसी हो जो सद्गुण हो, ठीक है, उसके अनुसार समाज के प्रति नैतिक कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति ही न्यायप्रिय होता है। यानी जिससे समाज मतलब जो नैतिक कर्तव्य है, मोरल, जो एक प्रकार से आपके ड्यूटीज है, उन मोरल ड्यूटीज को जो व्यक्ति पालित करता है उसको करता है, जो मोरल ड्यूटी होती है उनका पालन करता है, नैतिक मूल्यों के अनुसार आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। न्याय संबंधी अपनी इस अवधारणा के आधार पर अरस्तु ने इसे न्याय को मतलब इस न्याय को दो भागों में बांटा। पहला है, एक होता है पूर्ण न्याय और दूसरा होता है विशेष न्याय। ये दो प्रकार के न्याय है। अरस्तु ने न्याय को कितने भागों में बांटा? अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा, एक विशेष न्याय और एक पूर्ण न्याय। ठीक है, वह नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता तथा समाज के अन्य सदस्यों के साथ नैतिक गुणों के आधार पर व्यवहार को क्या करता है? व्यवहार को भी पूर्ण न्याय मानता है। कानूनों के अनुसार आचरण ही नैतिक गुण है, ऐसा मानते हैं। यानी कानून के हिसाब से जो आचरण है, कानून में जो बातें बताई गई हैं, अगर उसका आप पालन कर रहे हैं तो वही न्याय है, ऐसा अरस्तु कहता है। इस संबंध में उसने बताया कि परिवार, गांव और राज्य में किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार परिवार में स्वामी का दास, जबकि परिवार में स्वामी का दास, पति का पत्नी और मालिक का अन्य सदस्यों पर स्वाभाविक शासन ही न्याय है। यानी स्वामी जो है अपने दास पर न्याय मतलब कि शासन करे, वो न्याय है। ठीक है, पति का पत्नी पर शासन, वो भी न्याय है। मालिक अपने अन्य सदस्यों पर स्वाभाविक रूप से शासन करे, ये भी एक न्याय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की व्यवस्था को ही वह नैतिक गुणों के अनुसार आचरण मानता है। गांव के संबंध में उसका कहना है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा गांव का नेतृत्व ही न्याय होता है। यानी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा गांव का, अगर वह गांव का मुखिया होता है, तो अगर गांव पर शासन करता है तो वो न्याय है। अगर कोई व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति बैठ जाता है गांव की उस गद्दी पर, तो एक प्रकार से अन्याय होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। राज्य में शिक्षित, सभ्य और गुणी व्यक्तियों के द्वारा अपने तथा अन्य व्यक्तियों पर उचित शासन ही न्याय होता है। यानी कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे हो, जो सभ्य हो, जो सभी जानकारी को रखते हो, तमाम प्रकार की चीजों को जानते हो, अगर वह किसी पर शासन कर रहे हैं तो वह न्याय के अंतर्गत ही आता है, ऐसा प्लेटो मतलब कि अरस्तु बताते हैं। ठीक है, अरस्तु का न्याय सिद्धांत आपका हो गया। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बेटा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर का भी कोर्स आपके लिए व्यवस्थित हो चुका है, फिफ्थ सेमेस्टर का ग्रुप बन चुका है और फोर्थ सेमेस्टर का भी ग्रुप है। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको एसएमएस करना, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, ठीक है, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नेम, ये सब लिख करके आप भेज दीजिएगा। और जैसे ही आप भेजेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा कर देनी होगी। ठीक है, जैसे फीस जमा करेंगे आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा और जो तमाम प्रकार के जो क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस की आपको वीडियो, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जैसे अभी फोर्थ सेमेस्टर में है, अभी क्लास आपकी जैसे ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी चाहिए हो रही है, एमसीक्यूज टाइप की हो रही, तो उसके लिए भी व्यवस्थित है पूरा। और चाहे ऑब्जेक्टिव मतलब लिखित हो रहा हो पेपर, तब उसके लिए भी। ठीक है, लिखित का 3 से 4 मॉडल पेपर है, जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके उससे बाहर कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आध दो मॉडल पेपर भी आपने अगर पढ़ लिया सही से, तो उसी से क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसलिए एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ करके पेपर में जाइएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि हमको फिफ्थ सेमेस्टर में जुड़ना है, देखिए केवल इसी सब्जेक्ट करने से पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी का आपको मिलेगा 100 रुपए फीस में, को करिकुलर सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर का जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जिनका पेपर हो चुका है, जो चाहते हैं कि हमको फिफ्थ सेमेस्टर में जुड़ना है, तो फिफ्थ सेमेस्टर का भी ग्रुप बन चुका है। आप इसमें क्या करेंगे, इसके लिए भी आपके लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। इसमें क्या होगा, आपका अभी अगर जुड़ेंगे तो आपकी 6 महीने तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, उसमें क्लास वगैरह मिलती रहेगी आपको। इसके साथ साथ पीडीएफ नोट सभी को आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, लाइव क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको सब कुछ मिलता रहेगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट आपका मेजर वाला जो होगा वो छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। एक सब्जेक्ट मेजर का आपको छोड़ देना है। इसके अलावा माइनर का पेपर, इसमें अब माइनर का पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर के बाद होगा ही नहीं कभी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको को करिकुलर में एक सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा, जिसको बोलते हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को जानना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा फिफ्थ सेमेस्टर में आपको, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में। तो उन सभी के लिए व्यवस्थित जानकारी आपको मिल जाएगी, तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो अभी से अगर जुड़ जाएंगे फिफ्थ सेमेस्टर में तो आपका बड़ा फायदा होगा। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का गुरुजी पेपर चल रहा है, तो हम कैसे जुड़े, तो वो क्या करें, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों के लिए एक प्रकार से मर्ज कोर्स ले लें। इसमें क्या होगा, 200 रुपए नहीं बल्कि आपके 150 रुपए में ही हो जाएगा। यानी 150 रुपए में आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब कुछ है वो मिल जाएगा, और फिफ्थ सेमेस्टर वाले ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा। जैसे क्लास शुरू होंगी आपको एक प्रकार से मिलती रहेगी, जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपका फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी होती रहेगी। फिर उसके बाद में आपको फिफ्थ सेमेस्टर में इंक्लूड कर दिया जाएगा। उनके लिए 150 रुपए फीस लगेगी, 50 रुपए की छूट है जो बच्चे दोनों जुड़ेंगे। ठीक है,
और नहीं तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। जैसे कि आप अभी फोर्थ का लेंगे तो 100 रुपए लगेंगे, फिर बाद में फिफ्थ का लेंगे तो भी आपका 100 रुपए लगेंगे। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको एक साथ दोनों ले लेंगे तो आपका 50 रुपए की छूट लग जाएगी। ठीक है, चले समझते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए टिप्पणी लिखिए, किस पर आपको टिप्पणी लिखना है बेटा? प्रश्न आपका आ चुका है, टिप्पणी लिखिए किस पर? दो तलवारों का सिद्धांत, संत थॉमस एक्विनास ने जो दिया है। दो तलवारों का सिद्धांत क्या है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। देखिए थॉमस एक्विनास की अगर बात की है तो ये दृढ़ विश्वास था इनका कि मानव समाज में दो समकक्ष सत्ताएं अस्तित्व में आती हैं। ठीक है, हमेशा दो सत्ताएं होती हैं समकक्ष, मतलब कि एक साथ ही दो समान सत्ताएं होती हैं। ठीक है, शासन होता दो। ठीक है, कौन मानता? अगस्त एक्विनास मानते हैं, जिनका नाम राज्य और गिरजा है। राज्य क्या है? राज्य है जो कि जिस पर राजा शासन करता है। गिरजा क्या है बेटा? गिरजा घर, यानी कि जिसपे एक प्रकार से भगवान रहते हैं, जिसपे पोप जो होता है वो एक प्रकार से राजशाही करता है। ठीक है, तो पोप को समझते हैं? पोप यानी कि जो पुजारी होता है वो। ठीक है, अरे यार गांव वगैरह में इतना ज्यादा बताओ लाइट नहीं रह पाती है कि सही से अगर व्यवस्थित कर पाओ तो कुछ नहीं हो पाता। एसी चला दो अगर ना तो पूरा सिस्टम में बैठ जाता है, लाइट वाइट एकदम से बर्बाद हो जाती है, पूरा दक दक चलने लगता है, एसी सही नहीं चल पाती है। अब गर्मी अभी मैं पढ़ाऊं तो एकदम से पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा, इस वजह से मैंने एसी चला दिया है अभी। चलिए बहरहाल आगे। तो एक सत्ता होती बेटा राज्य, जिस पर राजा शासन करता है, दूसरी सत्ता होती गिरजा, जिस पर पोप शासन करता है। ठीक है, ये दो सत्ताएं बराबर की सत्ताएं होती हैं और दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के पैरेलल चलती है। इसी को दो तलवारों का सिद्धांत कहा। किसने? एक्विनास ने। एक्विनास के अनुसार वे दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से कायम रहती हैं, परंतु उनका यह भी विश्वास था कि गिरजा राज्य के उच्चतर सामाजिक संगठन है। एक्विनास चूंकि संत थे, इन्होंने कहा कि गिरजाघर जो होता है, यानी कि जो एक चर्च होता है, वो राज्य की उच्चतर सामाजिक संस्था है, यानी कि राज्य से बड़ी होती है, राज्य से ऊंचा होता है गिरजाघर। ठीक है, वे पोप के परम अधिकार के समर्थक थे, यानी पोप जो है वो सर्वशक्तिमान है, ऐसा मानते थे ये एक्विनास जी। अतः उन्होंने यह घोषणा करी थी कि इन दोनों के बीच संघर्ष होने की स्थिति में गिरजा अभिभावी चाहिए, यानी कि गिरजा अगर दोनों के बीच में राज्य और उसके बीच में टकराव हो, विचारों के बीच में कुछ भी चीजों में टकराव हो, तो ऐसे में गिरजा का जो विचार है वो आगे बढ़े, वही एक प्रकार से पावरफुल हो, ऐसा इन्होंने माना। ठीक है, और यही शासक पोप के अधीन है। पोप के राजतंत्र में गौड़ स्थान पर रह करके काम करना होगा, यानी राजा को। ठीक है, राजतंत्र अगर है तो एक प्रकार से पोप जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। राजतंत्र का सिद्धांत मध्य युग में बहुत लोकप्रिय था। राजतंत्र की धारणा की जिस रूप में वह मध्य युग में प्रचलित थी, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हम यहाँ यह देखेंगे बेटा कि किस प्रकार टॉमस अपनी दार्शनिक प्रणाली में इस धारणा को समाविष्ट करते हैं, और उनके लिए सरकार का सर्वोत्तम रूप राजतंत्र था। उन्होंने राजतंत्र को अधिक पसंद करने के कई कारण थे। प्रथम मध्ययुगीन संसार की परिस्थितियां ऐसी थी कि एक कार्यकुशल तथा सख्त सरकार की आवश्यकता थी। उनके युग में अराजकता और अव्यवस्था का बोलबाला था। अराजकता मतलब होता है कि राजा का कोई सुनता नहीं था, सब अपनी मर्जी का कर रहे थे, यानी आ माने नहीं, राजकता बने रहे। राजतंत्र का एक प्रकार पतन था, राज कुछ भी था, यानी राजा नहीं था। लोकतंत्र की अपेक्षा ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए एक आदमी का शासन अधिक उपयुक्त है। दूसरी बात यह कि एक ही व्यक्ति अर्थात ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। अतः राजतंत्र जिसमें एक ही आदमी का आधिपत्य है, सरकार के दूसरे रूपों से बेहतर होता है। इस तुल्य रूपता पर टॉमस अक्सर बहुत जोर देते थे। तृतीय बात यह कि राजतंत्र स्थायित्व को निरापद कर देता है और अनुभव की नींव पर खड़ा रहता है, इस वजह से राजतंत्र का समर्थन किया मोनार्की का। परंतु आप देखते हैं जिस राजतंत्र में एक्विनास कल्पना करते हैं, तो टॉमस का तो ये हो गया आपका एक्विनास का। परंतु जिस राजतंत्र में एक्विनास कल्पना करते हैं वह निरंकुश राजतंत्र नहीं है, नरेश विधि के अधीन है। विधि माने कानून, नरेश यानी राजा, राजा कानून के अंदर में काम करता है, एक्विनास कहते हैं। विधि का स्रोत जनता की प्रथाएं हैं और रूढ़ियां, यानी जनता की जो प्रथा और रूढ़ी होती है उसी के द्वारा कानून यानी विधि का निर्माण किया गया है, ऐसा एक्विनास कहते हैं। निसंदेह टॉमस विधि की अपनी धारणा में मध्ययुगीन सिद्धांत से भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वे विधि को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, शाश्वत श्रेणी, प्राकृतिक, मानवीय और दैवी। इस तरीके से 4 प्रकार की श्रेणी होती है। हम इस समस्या की बाद में चर्चा करेंगे। हाल में हम मानवीय विधि संबंधित है। टॉमस के अनुसार और प्रतिनिधि मध्ययुगीन सिद्धांत के अनुसार मानवीय विधि का परमाधिकार समान रूप से राजा और प्रजा के ऊपर होता है, और यह मानवीय प्रथाओं पर आधारित होता है, नियम कायदा जो भी होता है। मध्य के दूसरे चिंतकों की तरह टॉमस
एक सर्वाधिक या सर्वात्रिक समाज की कल्पना करते हैं, जिसकी दूसरी संज्ञा ईसाई संसार थी। यह समाज एक पोप रूपी राजा के आध्यात्मिक और ऐहिक नियंत्रण में रहेगा और आध्यात्मिक मुक्ति के सर्वात्रिक सिद्धांत का अनुसरण करेगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि टॉमस के राजनीतिक दर्शन में सभी विशिष्ट मध्ययुगीन राजनीतिक सिद्धांत विद्यमान थे, अतः वे प्रतीकी मध्ययुगीन चिंतक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ में यह भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो दो तलवारों का सिद्धांत है बेटा, वो दो तलवारों का जो सिद्धांत है और बेसिकली एक राजा और एक पोप, ठीक है। ऐहिक शासक पोप के अधीन होगा, यानी जो राजा होगा वो पोप के अधीन काम करेगा, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है, एक्विनास ने, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आधुनिक विचारों में आधुनिक विचारक के रूप में, ये प्रश्न हमेशा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आधुनिक विचारक के रूप में मैकियावेली का विवेचन कीजिए, अथवा मैकियावेली आधुनिक काल का प्रथम यथार्थवादी है, इसको बताएं। कि मैकियावेली चिंतन और अध्ययन पद्धति के क्षेत्र में अपने को मध्ययुगीन परंपरा से पूर्णतः अलग करते हैं। विचारधारा पुनर्जागरण काल की विशेषताओं से युक्त है। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान इस प्रकार है, कौन कौन से देखें। पहली बात ये बेटा, देखिए राजनीति मैकियावेली क्या है, आधुनिक युग का शिशु कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये आधुनिक काल का प्रथम यथार्थवादी विचारक भी है, ये बिल्कुल ठीक बात है, यानी पहला आधुनिक विचारक यही माना जाता है, ठीक है, मैकियावेली। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम है, द प्रिंस नाम की एक पुस्तक है मैकियावेली ने लिखी, जो बड़ी फेमस है। देखिए राष्ट्रीय राज्य की विचारधारा के सर्वप्रथम प्रतिपादक रहे हैं मैकियावेली। डम्पल नाम के एक विद्वान है, इनके बारे में कहते हैं मैकियावेली के बारे में, मैकियावेली प्रथम विचारक थे, इन्होंने कहा, जिन्होंने राष्ट्रीय राज्य की विशेषताओं की विवेचना करी और उनका विश्लेषण भी किया। यानी कि जो राष्ट्रीय राज्य की जो विशेषताएं होती, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक नेशनल स्टेट की, उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, किसने, मैकियावेली ने। दूसरी बात, मैकियावेली वह पहले विचारक थे मैकियावेली जिन्होंने सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग कर दिया। यानी धर्म और नैतिकता के चंगुल में जो राजनीति जकड़ी हुई थी उसको बिल्कुल अलग कर दिया। यानी कि धर्म, राजनीति और नैतिकता तीनों अलग अलग पहलू हैं, ये तीनों एक ही नहीं है। यानी सबसे पहले वही विद्वान हुए मैकियावेली जिन्होंने धर्म को, नैतिकता को, इस दोनों को एक प्रकार से राज्य के ऊपर जो चढ़ी हुई थी उनको अलग कर दिया। यानी राज्य के अलग नियम कायदे होंगे, नैतिकता और ये सब अलग है अपना धर्म, ठीक है। यानी धर्म और नैतिकता से मुक्त किया राज्य राजनीति को। तीसरी बात है, मैकियावेली ऐसे राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य की सर्वोपरि सत्ता पर बल दिया। यानी कि राज्य सर्वोपरि है, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है, मैकियावेली ने। राज्य की सर्वोपरिता संबंधी उनकी विचारधारा में संप्रभुता की झलक मिलती है, ठीक है। सेबाइल नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि राज्य मैकियावेली से के समय से ही संप्रभु हो गया था। यानी राज्य पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं था, राज्य अपने आप में स्वतंत्र था, अपने मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य स्वतंत्र था, ऐसा मानते हैं। तथा संप्रभुता के सिद्धांत के बाद में प्रतिपादन जो है इसका हुआ, ठीक है। चौथी बात यह है कि यथार्थवादी चिंतक होने की वजह से वह राजनीति में शक्तिवाद के पोषक भी थे मैकियावेली। इस चौथी बात, यद्यपि मैकियावेली ने व्यक्तिवाद का एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन नहीं किया है, तथापि व्यापार और वाणिज्य के विकास तथा राजा द्वारा धन के अपहरण न करने के उनके विचार से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह व्यक्तिवाद के संदेशवाहक थे। यानी राजा एक प्रकार से धन इकट्ठा करने का उसके पक्षधर नहीं थे। उन्होंने कहा कि राजा को अपने को व्यापार और वाणिज्य से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। राजा को व्यापार और जो है वाणिज्य से कोई मतलब नहीं, राजा को बस केवल जनता की सेवा करना चाहिए। छठी बात, मध्ययुगीन पारलौकिक सुख और ईश्वरीय दंड की धारणा का खंडन किया है मैकियावेली ने, कि भाई जो पारलौकिक सुख प्राप्ति और या ईश्वर की जो दंड का विधान है उसको खंडन किया, उसको काट दिया, कहा ये गलत बात है। मैकियावेली जो है सुखवाद पर बल देते, किस पर, सुखवाद पर, कि भाई इस संसार में जो है मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है। अधिकतर जो पाश्चात्य विचारक है वो सुखवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ते, उपयोगितावाद, जर्मी बेंथम हो गए, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, या फिर ये मैकियावेली पहला विचारक। उसके अनुसार मनुष्य को इहलोक के सुख की चिंता तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। मैकियावेली क्या कहता है कि हमको क्या करना चाहिए, इस लोक में हमको किस तरीके से सुख प्राप्ति हो, क्या विधि होए, मतलब कि किस तरीके से हमको सुख प्राप्त मिले, ऐसा हमको प्रयत्न करना चाहिए। मैकियावेली ऐसा मानता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो मैकियावेली का आधुनिक युग का विचारक है, उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सारे विचारधाराओं का खंडन किया और एक अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया। इस वजह से इसको एक नए विचारक के रूप में या एक आधुनिक विचारक के रूप में जानते हैं। मैकियावेली के प्रश्न है, मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार जो है, किससे, मानव स्वभाव से रिलेटेड जो विचार है उसके बारे में बताएं। देखिए मैकियावेली ने मानव स्वभाव को पारित और विकृत बताया है।
उसके अनुसार मनुष्य आकृतज्ञ, चंचल, धोखेबाज, धन का लालची तथा संकट से बचने वाला होता है। वह अपने लाभ व स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का साथ पकड़ता है। जब उसका स्वार्थ जब तक किसी के साथ रहता है तब तक उसके साथ जुड़ा रहता है। जैसे ही स्वार्थ उसका खत्म होता है वो उसको छोड़ करके निकल जाता है। ठीक है, वह एक खास सीमा तक अपनी संपत्ति, जीवन, रक्त और बच्चों का बलिदान करता है, परंतु समय आने पर वह विद्रोह भी कर देता है। मैकियावेली ने मानव प्रकृति या स्वभाव के बारे में एक पुस्तक लिखी, द प्रिंस, तथा एक पुस्तक लिखी, डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेज और द प्रिंस, दो पुस्तक जो है मैकियावेली की हैं, जो बड़ी फेमस है। दोनों ग्रंथों में समान विचार दिए गए। मैकडोनाल्ड नाम के एक विद्वान कहते हैं कि मानव प्रकृति के संबंध में मैकियावेली के निकृष्ट विचारों पर आधारित कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, मैकियावेली के मत में मनुष्य जन्म से ही दुष्ट और स्वार्थी होता है। मैकियावेली क्या कहते हैं, जन्म से ही मनुष्य कैसा है, मनुष्य दुष्ट है और स्वार्थी है। किसने कहा, मैकियावेली ने कहा। जैसे मनुष्य शुरुआत से स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है, अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए वो नाना प्रकार के गलत काम भी कर सकता है, कई प्रकार के। वह जो भी करता है आत्महित के लिए करता है, अपने हित के लिए करता है, मैकियावेली कहते हैं। मनुष्य लोभी होता है, वो भी अपने लाभ के लिए, लालच के चक्कर में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए किसी को भी दबा करके आगे बढ़ सकता है। उसमें कायरता और विश्वासघात के दुर्गुण भी होते हैं, ऐसा मनुष्य के लिए कहा मैकियावेली ने। वह पशु के समान बुराई की ओर प्रवृत्त होता है, ऐसा मैकियावेली ने कहा। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह पाखंड करता है, तमाम प्रकार के पाप कर्म करता है, वह पाप चढ़ करता है, ठीक, पाप आचरण करता है, स्वार्थों में लीन रहता है। वह अपने पिता की चिंता उतनी नहीं करता जितनी वह अपनी संपत्ति की करता है। वास्तव में ये बातें बिल्कुल सही कही उस समय के दौरान की, भाई जो मनुष्य है अपने पिता मर रहे, उनको मरने दीजिए, लेकिन उनका धन जो है वो बचा रहे, ऐसा उस समय प्रचलन में था। आजकल तो भाई ये चीजें हैं, सब लोग जान पा रहे हैं, दयाशील भावना तमाम लोग समझ पा रहे हैं। पहले एक प्रकार से बस केवल था क्या, मतलब कि बिना मतलब का था कि भाई लोग अपने आप को धन लोलुप्सु थे, स्वार्थी थे, बस अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को भी मार देते थे, किसी को भी एक प्रकार से दंड दे देते थे। इस तरीके तमाम प्रकार की अराजकता व्याप्त रही होंगी। मैकियावेली कड़ी शब्दों में इन चीजों की आलोचना करता है। स्वयं मैकियावेली कहता है कि मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति की हानि की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को अधिक सरलता से भूल जाता है। यानी अगर उसका बैंक से 10 लाख रुपए अगर गायब हो जाए, पूरा जीवन वो नहीं भूलेगा, अपनी पिता की मृत्यु को बहुत जल्दी भूल जाएगा, सरलता से भूल जाएगा। उसको लेकर के चाहे 10 दिन रोए, 13 दिन के बाद में तरी हो जाएगी, उसके अंदर खत्म मामला। मतलब अपने भारत की मैं बात बता रहा हूँ। बाकी अगर उसका पैसा चला गया 10 लाख, पूरा जीवन उसको याद रहेगा कि भाई ये पैसा हमारा कैसे चला गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैकियावेली ने सही कहा, ये बातें बिल्कुल ठीक बात ही प्रतीत होती हैं। मैकियावेली ने राज्य और समाज में संघर्ष, प्रतियोगिता, शत्रुता, युद्ध का कारण मानव स्वभाव को बताया कि मानव स्वभाव की वजह से ही राज्य में, समाज में संघर्ष होता है, प्रतियोगिता होती है, शत्रुता होता है। किसकी वजह से, मानव स्वभाव की वजह से। ठीक है, उनके शब्दों में कुछ मनुष्य अधिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, जबकि दूसरे मनुष्य अपनी संपत्ति के छिन जाने के भय से ग्रस्त रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जितना हमारे पास है और कहीं से आ जाए और किसी को लूट ले। ठीक है, और जिनके पास उतना है तो अपने बचाने के चक्कर में परेशान है, जिनके पास कुछ ज्यादा है वो और ज्यादा बनाने के चक्कर में परेशान है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनके पास है वो अपना बचाने के लिए, जिनके पास है वो और कमाने के। इन बातों से शत्रुता बढ़ती और युद्ध होते रहते। मैकियावेली के विचार बिल्कुल सत्य प्रतीत थे उस समय के लिए। इस तरीके से मैकियावेली ने अपने विचारों को कहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ऑस्टिन, देखिए ब्रिटेन के अधिवेत्ता तथा वकील थे ये ऑस्टिन। इन्होंने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत, आधुनिक काल में सर्वाधिक मान्य इन्हीं का सिद्धांत माना जाता है। संप्रभुता माने होता है सॉवरेनिटी। जैसे कि भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब क्या है कि भारत जो है अपने आप में स्वतंत्र है। अपने आंतरिक मुद्दे, अपने आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। भारत पर किसी राष्ट्र का, किसी देश का दबाव नहीं पड़ता है कि भाई आप ऐसा करो। ठीक है, भारत स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में। ठीक है, उस पर किसी ब्रिटेन से या अमेरिका से पूछना नहीं पड़ता उसको। ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी चीजों को एक प्रकार सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। लेकिन वो संप्रभु का मतलब होता है कि किसी देश से कोई मतलब नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र सरकार है। मोदी जी अपने मन से जो मन होगा करेंगे, जो उचित लगेगा उनको। ठीक है, किसी विदेशी सरकार से पूछने नहीं जाएंगे, तो वो संप्रभुता है। तो उसे संप्रभुता का सबसे बड़ा व्याख्याता भी माना जाता है, किसको, ऑस्टिन को। हाब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था ये ऑस्टिन। इस व्यक्ति ने न्यायिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की है। उसकी मौलिकता और नवीनता इस बात में मानी जाती है ऑस्टिन की कि उसने हाब्स और बेंथम के विचारों को समन्वित कर दिया। थॉमस हाब्स जो कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देते हैं,
वो और जर्मी बेंथम जिन्होंने सुखवाद या फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। इन दोनों के विचारों का समन्वय करने का प्रयास किया किसने? ऑस्टिन ने। ठीक है, अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन दोनों के विचारों को मिलाकर के। इस शक्ति के आधार पर वह लोगों से अपनी आज्ञा का पालन कराता है। बेंथम के इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेंथम के संप्रभुता सिद्धांत, संप्रभुता संबंधी सकारात्मक पक्ष में नकारात्मक पक्ष जोड़ करके उसने संप्रभुता की अपनी परिभाषा बनाई, यह बताते हुए कि लोग संप्रभुता शक्ति की आज्ञा का स्वभावता पालन करते हैं, यानी स्वभाव से ही संप्रभुता की बातों का पालन करते हैं। ठीक है, पालन करते हैं। उसने यह भी कहा कि वह शक्ति अपनी ही तरह की किसी सर्वोच्च शक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, यानी कि वो किसी दूसरे की सत्ता का अपनी, जैसे मान मोदी जी एक सरकार है, तो उनके जैसे कोई सत्ता और होगी, जैसे पाकिस्तान या अमेरिका या रूस, तो उनके कहने पर या फिर ब्रिटेन, इनके कहने पर नहीं चलेगा ना भारत, वो अपनी सत्ता खुद बनाएगा, अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है, लेकिन जो जनता उसमें रह रही हमारे पर, तो संप्रभुता के अंडर में हम काम करेंगे। ऑस्टिन की परिभाषा में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष संप्रभुता के हैं, अर्थात समाज के सभी लोग संप्रभु शक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं तथा वह किसी भी आज्ञा का पालन नहीं भी करते हैं, यानी कि संप्रभुता जरूरी नहीं कि सभी लोग मान ले, कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं भी मानते, यानी दोनों प्रकार के संप्रभुता की बात करी। अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए उसने पहले कानून की व्याख्या करी। किसने? ऑस्टिन ने पहले कानून की व्याख्या करी और कानून की व्याख्या करके फिर संप्रभुता के बारे में बताया। उसने बताया कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है, यानी कि जो उच्च पद पर बैठा व्यक्ति है वो निम्न पद के व्यक्ति को जब कोई आदेश देता है, वही आदेश, या कोई उच्च जाति का लोग है, तब उच्च वर्ग का लोग है, निम्न वर्ग को कोई आदेश देता तो वही कानून बन जाता है, या वही कानून है। इस व्याख्या के आधार पर उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया ऑस्टिन ने, और इसकी परिभाषा करते हुए उसने कहा कि यदि किसी समाज के अधिकार लोग किसी निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति की आज्ञा का स्वभावता पालन करते हैं, तो वह अपने ही तरह के किसी सर्वोच्च व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि भाई जैसे मोदी जी हैं तो वो एक प्रकार से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की नहीं सुनेंगे, वो उनके बराबर के हैं, तो वो अपने दोनों लोग अपने अपने मन से काम करेंगे। तो वह उस समाज में संप्रभु है और वह समाज एक स्वतंत्र है और राजनीतिक समाज है। जैसे कि मैंने बताया, तो भारत भी स्वतंत्र है, संप्रभु है, और ब्रिटेन भी अपना संप्रभु है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये संप्रभुता के लोगों के विचार दिया किसने? ऑस्टिन ने। देखिए, बोंदा ने भी संप्रभुता के बारे में बहुत बढ़िया बातें बताई है। बोंदा का संप्रभुता विचार अथवा बोंदा के विचारों में संप्रभुता के प्रमुख लक्षण अथवा बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत क्या है, या बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा, कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं, आप आसानी से बता पाएंगे जब अगर आप इसको देखे रहेंगे। देखिए, बोंदा का नाम क्या है? जीन बोंदा। बोंदा को एक प्रकार बोडीन लिखा रहता है, लेकिन ये बोंदा चूंकि ये चंदबिंदी लिखी तो बोंदा कहते हैं हम लोग। ठीक है, अंग्रेजी में बोडीन लिखा रहता है। जीन बोंदा ने फ्रांस में सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था पर बल देते हुए सबसे पहले संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया था। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में उनकी यह निश्चित ही महान और मौलिक देन है संप्रभुता। उनका यह गर्व करना उचित है उन पर कि उन्होंने सबसे पहले संप्रभुता के सिद्धांत को स्पष्ट और विस्तृत रूप से प्रतिपादन करने का काम किया, सबसे पहले बोंदा ने। यूं तो उनके पूर्व मैकियावेली ने राज्य संबंधी विचार में उसकी संप्रभुता की धारणा का संकेत जरूर दे दिया था, परंतु उन्हें संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक होने का श्रेय मैकियावेली को नहीं दिया जाता, यह श्रेय जीन बोंदा को है। कैटलिन के अनुसार अगर देखें तो कैटलिन नाम के विद्वान, उन्होंने कहा अपने ग्रंथ डी रिपब्लिक ग्रंथ में एक प्रकार से कैटलिन ने सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। देखिए, डी रिपब्लिक पुस्तक जो है कई लोगों ने लिखी है। ठीक है, वैसे डी रिपब्लिका पुस्तक देखिए यहाँ पर समझ डी रिपब्लिका पुस्तक, डी रिपब्लिका या ऐसे लिखा है, डी रिपब्लिका पुस्तक किसकी है? सिसरो की है। ठीक है, डी रिपब्लिका पुस्तक किसकी? सिसरो की है। द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है बेटा? द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? ये एक प्रकार से प्लेटो की है। द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेटस मैन, प्लेटो की पुस्तक है। डी रिपब्लिका किसकी है? सिसरो की पुस्तक है। और ये भी आप देखते हैं यहाँ पर कैटलिन ने भी इस पुस्तक पर कुछ बातें लिखी है। देखिए, संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। इस शब्द का प्रयोग ही नहीं अपितु इसकी परिभाषा भी की। उन्होंने इस परिभाषा करते हुए कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजन पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती जनता पर जिसे विधि के द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता, यानी कानून के द्वारा उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। इस परिभाषा से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह यानी संप्रभुता राज्य की एक ऐसी शक्ति होती है, ऐसी पावर होती है जो
उसे राज्य यानी कि राज्य सर्वोच्च बना देती है। यानी संप्रभुता ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। संप्रभुता ही राज्य का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो है राज्य का वो संप्रभुता ही होती है। किसी देश को अगर राज्य, किसी देश को देश तभी देश माना जाता है जब वो संप्रभु होता है। उसके क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी लोग उसके अधीन होते हैं। बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। देखें, सबसे पहले बोंदा कहते हैं सर्वोच्च और निरपेक्ष शक्ति जो होती है वो, ठीक है। पहली विशेषता संप्रभुता की क्या, सर्वोच्च और निरपेक्ष शक्ति है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च निरपेक्ष शक्ति है क्योंकि उसके राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्ति, समस्त संस्थाएं और संगठन जो भी होते हैं ये सब संप्रभुता के अधीन और उसकी इच्छा का पालन करने के लिए बाध्यकारी होते हैं, यानी कि करना ही पड़ता, संप्रभुता के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। इस सर्वोच्च शक्ति के कारण ही जनता के लिए कानून का निर्माण करता है, जनता के लिए संप्रभुता के द्वारा, और ऐसा करते समय वह उसकी सहमति और आदेश नहीं प्राप्त करता। दूसरी बात सतत और अस्थायी शक्ति है, ये हमेशा रहने वाली है, हमेशा डेवलपमेंट होने वाली है और हमेशा एक प्रकार से अस्थायी शक्ति है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च निरपेक्ष ही नहीं अपितु सतत और अस्थायी शक्ति भी है। यह सदैव राजा के पास रहती है, ठीक है। यह आदेय है यानी किसी को एक प्रकार से मिलती नहीं है, किसी को दी नहीं जा सकती, अर्थात किसी दूसरे को सौंपी नहीं जा सकती है। सत्ता के प्रयोग करने वाले संप्रभु नहीं अपितु संप्रभुता के अभिरक्षक होते। संप्रभुता के अभिरक्षक में संप्रभुता को बचा करके चलने वाले होते, यानी संप्रभुता जो होती है वो सबसे बड़ी पावर होती किसी भी देश की, ठीक है। तीसरी बात विधि से ऊपर होती, यानी कानून से भी ऊपर होती संप्रभुता, ऐसा जो है बताया किसने, बोंदा ने। यह शक्ति विधि से ऊपर होती है, अर्थात इसे राज्य के द्वारा निर्मित कोई भी विधि मर्यादित नहीं कर सकती, सीमा में नहीं बांध सकती, कोई भी कानून इसके ऊपर नहीं हो सकता। यह अप्रतिबंधित होती है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। संप्रभु होने के कारण से राज्य ही कानून का स्रोत होता है, अतः उसके नियंत्रण से मुक्त होता है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी बड़ी जरूरी है कि वह राज्य की संप्रभु शक्ति को प्राकृतिक, दैवीय, संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के नियंत्रण से मुक्त नहीं करते हैं। वह संप्रभुता की एक और सीमा निर्धारित करते हैं। बोंदा कहते हैं कि बोंदा के अनुसार राज्य नागरिकों को बिना न्यायोचित आधार के निजी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्तियों का प्राकृतिक अधिकार तथा परिवार का आधार है, यहाँ तक कि उनकी सहमति के बिना प्रत्यक्ष कर भी नहीं लगा सकता। तो कहीं ना कहीं पे संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति, सतत शक्ति और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शक्ति होती है, ठीक है, जो किसी भी देश को उसके कानून से ऊपर उठाती है और किसी भी दूसरे देश के कानून को मानने के लिए वो एक प्रकार से बाध्यकारी भी नहीं होता है, लेकिन राज्य के अंदर रहने वाले लोग उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान। तो संप्रभुता एक बहुत पावरफुल शक्ति होती है। देखिए राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं? राज्य के कितने तत्व होते हैं बेटा? 4 तत्व होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात उसमें रह रही जनसंख्या, ठीक है। किसी भी देश के लिए जनसंख्या का होना बहुत जरूरी। दूसरी क्या होता है? दूसरी होती है उसमें एक प्रकार से एक निश्चित भूभाग का होना, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा है, निश्चित भूभाग, ठीक है, भूभाग। दूसरा जनसंख्या। तीसरा क्या होता है? उसमें जो है उस जनसंख्या पर जो है शासन करने वाली सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा जो संप्रभुता राज्य का तत्व होता है वो होता है संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता, संप्रभुता जो होता है ये चौथा तत्व होता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 तत्व मिलकर के किसी भी देश का निर्माण करते हैं। तो राज्य के कितने तत्व होते हैं? राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जिनमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, ठीक है। इसकी अवधारणा सबसे पहले जीन बोधा ने दी है। चलिए आगे देखें, प्रश्न आ चुका है बाबू। प्रश्न, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में जीन बोधा के योगदानों पर प्रकाश डालते हुए मैकियावेली से उनकी तुलना कीजिए, अथवा बोधा प्रथम आधुनिक विचारक था, स्पष्ट कीजिए, अथवा बोधा आधा मध्ययुगीन है और आधा आधुनिक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न। चलिए, संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन तथा अन्य योगदानों की वजह से राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में जीन बोधा का महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है, क्योंकि इसने संप्रभुता के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी दी। जहां मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, वहीं जो है बोधा को उसकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने, रूप से विकसित करने का श्रेय भी प्राप्त है। वह सही है कि मैकियावेली अपने युग का अपने को मध्य युग से स्पष्ट रूप से अलग आधुनिक युग की प्रवृत्तियों को परिवर्तित करते हुए नजर आता है, परंतु उसे साफ साफ विकसित करने का श्रेय जो जाता है आधुनिक युग को, वो एक प्रकार से बोधा को जाता है। यानी कि डार्विन, मतलब किसने, क्या नाम है, मैकियावेली ने जरूर जो है मध्ययुगीन प्रवृत्तियों को छोड़ करके, त्याग करके एक नई विचारधारा को आगे बढ़ाया, लेकिन उस विचारधारा का पोषण जो किया वो एक प्रकार से जीन बोधा ने किया। यानी दोनों का बड़ा योगदान रहा है। डर्निंग, सेबाइन और जोन्स नाम के विद्वानों के मध्य मत है कि मैकियावेली ने
आधुनिक प्रवृत्तियों का श्री गणेश यानी शुरुआत करी और उसे विकसित करने का जो काम किया वो बोधा ने किया। यानी कि जो आधुनिक विचार है, प्रवृत्ति है, उसको शुरुआत किसने करी? मैकियावेली ने। लेकिन उस विचारों को आगे बढ़ाया, उसको एक प्रकार से प्रचार प्रसार किसने किया? बोधा ने किया। यही कारण है कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है और बोधा को उसका अग्रदूत कहा जाता है। तो आपसे पूछे आधुनिक युग का जो है, युग का जनक कौन है आधुनिक युग का? तो मैकियावेली है। आधुनिक युग का शिशु कौन है? मैकियावेली। लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? बोधा ने। यानी बोधा क्या है? बोधा एक प्रकार से उसका अग्रदूत है। किसका? आधुनिक युग का अग्रदूत है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बोधा का योगदान कई प्रकार से है। ये दोनों की तुलना हो गई, बोधा की और मैकियावेली की। अब बोधा के एक प्रकार से विचारों को समझ लीजिए। देखिए, पहला विचार, संप्रभुता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहली बात क्या बोधा ने क्या दिया? संप्रभुता का सिद्धांत दिया। राज्य की सर्वोच्च और निरपेक्ष शक्ति के रूप में संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन बोधा का महत्वपूर्ण और मौलिक कार्य रहा है। मैकियावेली के अनुसार भी राज्य एक सर्वोच्च और सर्वोपरि संस्था है, परंतु उन्हें संप्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय मैकियावेली को ना देकर के बोधा को देते, क्योंकि बोधा ने उस पर स्पष्ट काम किया, ठीक ठाक काम किया। मैकियावेली ने बस उसको केवल नाम मात्र के लिए बता दिया था, बाकी उस पर चर्चा नहीं करी थी। दूसरी बात, राजनीति शास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? देखिए, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में बोधा का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान योगदान रहा है। ठीक है, वह अपने चिंतन में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेता है बोधा। जबकि अभी तुलना ही हो रही मैकियावेली की, तो चाहे तुलना पूछे चाहे कुछ भी पूछे, मैकियावेली की विशेषता पूछे तब भी लिख देंगे, बोधा का काम पूछे तब भी लिख देंगे। ठीक है, मैकियावेली की तरह वह भी जो है आगमनात्मक पद्धति यानी कि इंडक्टिव का सहारा लेता है पद्धति का। परंतु दोनों में अंतर यह है कि जहां मैकियावेली अपने पूर्व निर्धारित निष्कर्षों की पुष्टि के लिए इतिहास के विश्लेषण का सहारा लेता है, वहीं बोधा जो होता है इतिहास के विश्लेषण के आधार पर जो है निष्कर्ष निकालता है। इतिहास के आधार पर निष्कर्ष निकालता है बोधा, और ये क्या करता है? जो पूर्व निर्धारित निष्कर्ष निकले हैं पहले से, उन निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए इतिहास का सहारा लेता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से कहने के संपूरक के रूप में मान सकते हैं। तीसरी तुलना, देखिए, राज्य के दर्शन का प्रतिपादन किया दोनों ने। यद्यपि मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना की थी, तथापि उन्हें राज्य के दर्शन के प्रतिपादन का श्रेय जो है नहीं प्राप्त है। उन्होंने राज्य के सैद्धांतिक पक्ष नहीं बल्कि अपितु शासनात्मक पक्ष की विवेचना करी। वह राज्य के मौलिक तत्वों और सिद्धांतों पर प्रकाश नहीं डालते हैं। यह कार्य सर्वप्रथम बोधा ने ही किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर मैकियावेली चूकते हैं वहीं पर बोधा जो है अपना प्रहार कर देते हैं। ठीक है, चौथी बात, नागरिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन भी बोधा और इन्होंने किया। देखिए, आधुनिक काल में नागरिकता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बोधा ने ही किया था। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में उनकी यह महान देन है। उनके अनुसार वे सभी व्यक्ति नागरिक हैं जो एक संप्रभु शक्ति के अधीन रह करके कानून का पालन करते हो। यानी एक संप्रभु शक्ति के अधीन रह करके वह व्यक्ति जो कानून का पालन करते हैं वो सभी नागरिक होते हैं। किसी के दास नहीं होते हैं, वो नागरिक होते हैं। नहीं दास है तो नागरिक नहीं कहे जाते हैं। मैकियावेली ने आधुनिक काल की इस महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा, यानी कि वो एक प्रकार से नागरिकता के बारे में, नागरिकता पर विचार मैकियावेली ने नहीं दिया। इसके अलावा पांचवा बात ये कही दोनों ने, दासता की कटु आलोचना। देखिए, बोधा ने दासता की कटु आलोचना करते हुए इसे मालिक और दास दोनों के लिए अहितकर बताया। यानी कि दास और मालिक का जो संबंध है इसके बारे में मतलब कि ये बोधा जो है खफा रहता था इन बातों से। वह इसे प्राकृतिक नहीं मानता था। जबकि कुछ लोग इससे पहले के विचारक कहते थे कि जो मालिक होता है वो एक प्रकार से मालिक इसलिए चूंकि प्रकृति चाह रही कि मालिक हो, दास इसलिए चूंकि उन्होंने गलत कर्म किया होगा पहले, इस वजह से वो दास है। ठीक है, दास और मालिक का जो एक प्रकार सिद्धांत है जो प्राकृतिकता के रूप में स्वीकार करते थे उसको खंडन करते हैं। वह इसे प्राकृतिक नहीं मानते हैं। मैकियावेली इस प्रश्न पर मौन रहते हैं, ये भी इस बात पर यानी दासता के सिद्धांत पर भी मैकियावेली नहीं बोलता है। ठीक है, दासता और किस पर? नागरिकता के विचारों पर मैकियावेली कोई काम नहीं करता, जबकि बोधा ने उस पर भी काम किया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, बोधा के कानून संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। देखिए, पहली बात, प्राकृतिक और दैवीय विधि के द्वारा कानून बनता है। संप्रभु की शक्ति पर प्रथम और प्रमुख प्रतिबंध दैवीय और प्राकृतिक नियमों का है। राजा सर्वशक्तिमान होते हुए भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता, दैवीय उत्पत्ति का या कानून का, जो प्राकृतिक कानून। स्वयं बोधा कहता है कि कानून की बाध्यकारी शक्ति से संप्रभुता से स्वतंत्र होने के संबंध में जो कुछ भी कहा है उसका ईश्वरीय प्राकृतिक कानून से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार यद्यपि संप्रभु शासक सर्वोच्च और निरंकुश होता है और उसकी इच्छा से ही कानून होती है, यानी राजा की इच्छा ही कानून है, फिर भी वह ईश्वर और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन राजा नहीं कर सकता, ऐसा बोधा मानते हैं। यदि वह ऐसा करता है तो उसे उसके राज्य में और चोर डाकुओं के गिरोह में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। ठीक है, ऐसा ये बोलता है बोधा। दैवीय और प्राकृतिक कानून से बोधा का अभिप्राय है न्याय, सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के नियमों से, जो ईश्वर के विवेक की उपज होती है। ईश्वर के द्वारा ये सभी नियम बनाए गए हैं। अगर इनका कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है या राजा उल्लंघन करता है तो राजा एक प्रकार से
चोर डाकुओं का गिरोह मान सकते हैं, उसको राजा नहीं बोलेंगे। और जो मानव बनाते हैं, मानव को मानव बनाते हैं, क्या क्या न्याय, सत्य, ईमानदारी और नैतिकता ही मानव को मानव बनाते हैं, नहीं तो वो पशु है। बोधा के द्वारा संप्रभुता की शक्ति पर यह मर्यादा इस मान्यता के आधार पर लगाई गई कि दैवीय तथा प्राकृतिक कानून का पालन करने में ही राष्ट्र का कल्याण निहित होगा। यानी कि वो जरूर संप्रभुता सबसे ऊपर है, लेकिन संप्रभुता भी जो होती है वो प्राकृतिक कानूनों से ऊपर नहीं होती है। ठीक है, वो न्याय, मर्यादा और इन सभी से अधिक नहीं होती है। ठीक है, राजा को एक प्रकार से पूरा अधिकार नहीं दिया, निरंकुशता का अधिकार उसके कि भाई कुछ भी करे राजा तो सह लेंगे, ऐसा नहीं कहा। संवैधानिक कानून, देखिए बोधा का विचार है कि संप्रभु राज्य के संवैधानिक कानून के विरुद्ध भी आचरण नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। इस दृष्टि से संप्रभु राज्य के किसी भी भाग को हस्तांतरित नहीं कर सकता और ना ही वह संप्रभु के उत्तराधिकार संबंधी कानूनों को बदल सकता है राजा, क्योंकि इन कानूनों को स्वयं उसने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने बनाया है। उदाहरण के लिए फ्रांस का कोई भी राजा फ्रांस के राज सिंहासन पर उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। भाई वो चाहे कि किसको राजा बनाना, किसको नहीं बनाना है, तो ये राजा नहीं कर सकता। राजा का यह कर्तव्य नहीं होगा, मतलब कि राजा का यह एक प्रकार से अधिकार नहीं है कि वो अपने मतलब कि उत्तराधिकार के नियमों का उल्लंघन कर दे या फिर उसमें परिवर्तन कर दे। ठीक है, राजा के पास यह अधिकार नहीं दिया गया राजा को। ठीक है, जो सैनिक कानून की जो है सैनिक लॉ के अनुसार निर्धारित होता है। इस कानून के अनुसार ज्येष्ठतम पुत्र ही राज सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। अब पता चले कि राजा का छोटा लड़का जो है वो एक प्रकार से राजा को बड़ा प्रिय है और राजा रानी जो है कह रहे हैं कि नहीं, छोटे लड़के को राजा बनाना चाहिए या हमारे लड़के को राजा बनाना चाहिए। पहले कई पत्नियां होती थी राजाओं की, तो ऐसे में वो इसका बोलता है कि भाई जो ज्येष्ठ पुत्र है वही राजा बनेगा। और स्त्रियां भू संपत्ति के अधिकार से वंचित थी, यानी कि ज्येष्ठतम पुत्र ही राजा का उत्तराधिकार होता था और स्त्रियों को भूस्वामी नहीं, मतलब कि स्त्री जो होती थी भूमि की मालिक नहीं होती थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से संप्रभुता के सिद्धांत में ये जो है बोधा बताता है। तीसरी बात, राष्ट्रों के कानून। देखिए, राष्ट्रों के कानून से अभिप्राय उन कानूनों से होता है जो संप्रभु शासकों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करते हैं, चलाते हैं उसको। संप्रभु अन्य राज्यों के साथ अपने व्यवहार में इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। एक संप्रभु राजा दूसरे संप्रभु के साथ जो संधियां और समझौते करता है, राज्यों के आपसी संबंधों का संचालन करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय नियम है, संप्रभु के लिए उनका पालन करना आवश्यक होता है। यानी से अंतरराष्ट्रीय नियम है, तभी तो संप्रभुता के बारे में अमेरिका की बातों को सुना भारत ने, और जो है चाइना मतलब कि पाकिस्तान ने। बाकी पाकिस्तान या जो मतलब कि भारत जो है संप्रभु है, चाहे तो बात माने चाहे तो ना माने, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों की वजह से उसको मानना पड़ा या मानना पड़ता है कि भाई हाँ चलो भाई, अगर युद्ध होगा तो बहुत हानि होगी, इस पक्ष की भी उस पक्ष भी, नरसंहार होगा, भीषण विध्वंस होगा। तो भीषण विध्वंस बचाने को आप देखते हैं कि जब भगवान भी आते हैं, भगवान भी स्वयं एक प्रकार से आते हैं कि भाई युद्ध ना हो। युद्ध एक प्रकार जहां तक टल जाए, सबसे बहुत बड़ी बुद्धिमानी का काम होता है अगर युद्ध टाल दिया जाए। ठीक है, लेकिन जब एक प्रकार से क्या हो कि गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिन होए न प्रीत। ठीक है, यानी कि जब भी एक प्रकार से ऐसा लगे कि भाई अब हमारे अस्तित्व को खतरा है, उस समय फिर ये नहीं देखना पड़ता कि मर्यादा है कि संप्रभुता है, ये अंतरराष्ट्रीय नियम भंग हो रहा है कि फला भंग हो रहा है। फिर उस समय एक प्रकार से हम डायरेक्ट जो है ठोकने पर उतर आते हैं। लेकिन जब एक प्रकार से और विकल्प हैं युद्ध के अलावा, तो हम फिर और विकल्पों के माध्यम से अपने मुद्दे को सुलझाते हैं या अपनी चीजों को मैनेज करते हैं। लेकिन युद्ध जो है सबसे लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी देश के लिए। तो वही चीज होती, संप्रभुता जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन ज्यादा नहीं करती है। ऐसा नहीं कि भाई हर जैसे भारत चाहे या पाकिस्तान के पास परमाणु जिसके मन में उस पर हमला करे, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, प्लेटो के साम्यवाद की विवेचना कीजिए। प्लेटो का साम्यवाद क्या है? देखिए, साम्यवाद को लेकर के प्लेटो जो बताता था, प्लेटो के शासक में कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं, एक शासक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक सामान्य वर्ग। ठीक है, जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है, इसको पैसा रुपया से कोई मतलब ना हो, इसको अपना परिवार ना रखे, अपनी संपत्ति ना रखे, वही साम्यवाद है। यानी अगर शासक वर्ग और सैनिक वर्ग अपनी संपत्ति रखेगा, पत्नी से शादी करेगा, तो लोभ और मोह के चक्कर में फंस जाएगा, और जब शासक लोभ और मोह में फंस जाएगा तो फिर बर्बाद कर देगा पूरी जनता को। जैसे कि बिहारी लाल के बारे में आपने सुना होगा, एक राजा थे, उन्हीं के यहाँ पर वो काम करते थे, बिहारी जी। ठीक है, मतलब काम करते मतलब कि उनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, दरबारी कवि के रूप में। तो राजा की नई नई शादी हुई थी, राजा उसी में लिप्त हो गए, नई नई शादी हुई थी, अभी एकदम सुंदर पत्नी पा गए। राजा एक प्रकार से दिन रात जो है अपनी पत्नी के प्रेम में फंसे हुए थे। इधर राजपाट सब बिगड़ रहा था, तमाम सारे विद्वानों ने, तमाम मंत्रियों ने राजा से कुछ किसी को कहने की हिम्मत नहीं थी, तो बिहारी लाल से आकर के बोले, अरे राजा जयसिंह जो है ऐसे कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा बता दीजिए। बिहारी से कहा कि तो आप तो इनके जो है सलाहकार हैं, तो आप ही बताएंगे कि इनको क्या करना चाहिए।
राजा आते हैं दरबार में, राजा के बारे में बिहारी लाल कहते हैं कि जो है अली कली ही सो बंधे आगे कौन हवाल, मतलब कि उन्होंने कहा, बिहारी लाल ने क्या कहा, अली कली ही सो, जिस तरीके से भंवरा जो होता है कि भाई अभी तो एक प्रकार से इस लड़की मतलब लड़की भी मतलब कि भी पूर्ण रूप से युवावस्था को प्राप्त भी नहीं हुई है और आप अभी से एक प्रकार से इसमें फंस चुके हैं। जब ये पूर्ण यौवन में होगी अपने, तब आपका क्या हाल होगा। अभी से आप पूरा राजपाट भूल चुके हैं, लेकिन जब ये पूर्ण यौवन के साथ आएगी तो उस समय आपका क्या हाल होगा। ठीक है, इस तरीके से जब बिहारी लाल उनको कहते हैं जयसिंह को, राजा जयसिंह को, तो वो एक प्रकार से वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई कुछ अब हो रहा, तो फिर राजपाट में फिर से जो है आ जाते हैं। तो इस तरीके से चीजों को समझाने के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसे में राजा और सैनिक वर्ग अगर विलासिता में, लोभ में, मोह में फंस जाएगा तो फिर राज्य तो चल हुआ। तो इसीलिए प्लेटो कहता है कि राजा और इसको सैनिक वर्ग को संपत्ति और मोह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोह सकल, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कय मूला। देखिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना में शासक और सैनिक दो वर्गों के लिए स्त्री और संपत्ति के साम्यवाद का विचार देता है। कहता है स्त्री और संपत्ति से वंचित रहे दोनों। उसके अनुसार शासक और सैनिक वर्ग के पास कोई परिवार अपना नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज हमारे देश का जो मुखिया है मोदी जी, उनके पास कोई अपनी संपत्ति नहीं है, उनके पास कोई अपना परिवार नहीं है। देखिए देश कितना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। और उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, उनका खुद का बैंक बैलेंस ना होना चाहिए। परिवार और संपत्ति ही शासक को उसके पथ से विचलित करता है। परिवार देखिए, धृतराष्ट्र को आप देखिए, धृतराष्ट्र को जानते हैं, महाभारत में धृतराष्ट्र एक अच्छा राजा था, बढ़िया विद्वान था और बहुत पावरफुल व्यक्ति था। धृतराष्ट्र की इतना बल पूरे महाभारत में किसी के पास नहीं था। भीम जैसे महान योद्धा को अगर वो पकड़ के गले लगा लेता तो भीम का चिथड़े चिथड़े हो जाता शरीर के, पृथ्वी को एक प्रकार से चूर चूर कर सकता था, इतने उसके हाथ में बल था। ऐसा बल कि भाई वो पर्वत को ऐसे हाथों से पकड़ कर, पत्थर को ऐसे, शिलाखंड को ऐसे मसल देता था तो एकदम से वो चूनी बन जाता था। ऐसा था धृतराष्ट्र। लेकिन पुत्र मोह में फंस करके उसने पूरा हस्तिनापुर बर्बाद कर दिया। पुत्र मोह में फंस करके उसने पूरा, विदुर जैसे महान ज्ञानी जिस राज्य में थे, लेकिन राजा एक भी नहीं सुनता था विदुर की। पितामह भीष्म में से विद्वान, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य जैसे विद्वान, ऐसे जिस राज्य सभा में ऐसे विद्वानों की जो है चीजें हो, उस राज्य का राजा जब ऐसे पागल हो जाता है लोभ और मोह में फंस करके, क्योंकि पुत्र मोह में पूरा धृतराष्ट्र ने पूरा क्या किया, महाभारत खत्म करवा दिया। और ऐसे ही आप देखते हैं स्त्री के चक्कर में, स्त्री जैसे कि आप देखते हैं उनकी अपमान हुआ था, अब द्रौपदी जी का अपमान हुआ। अब द्रौपदी जी बार बार जो है पांचों भाइयों को हमेशा यही कहती थी, मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, मेरे इन खुले हुए केसों का क्या होगा सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन, हे धर्म के अवतार युधिष्ठिर, यही धर्म है क्या। ऐसे हमेशा प्रताड़ित करती थी द्रौपदी जी। युधिष्ठिर तो हमेशा चाहता था कि भाई युद्ध ही ना हो, लेकिन जब इस तरीके से कोचे रहा वो किसी को, जैसे स्त्रियां जो होती हैं बेसिकली अगर आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं अभी शादी नई नहीं होगी किसी की या होगी, तो आप देखेंगे कि भाई बाद में धीरे धीरे कुछ समय बीतता जाएगा, फिर उसके बाद में उनके परिवार के खिलाफ थोड़ा थोड़ा कोचेंगे, अरे आपकी मम्मी जी ऐसी बोल रही थी। रात में जब जाओगे आप जो है खाना पानी खा करके, दुनिया भर का परपंच जो होगा आपके कान में बगल में बैठ कर कुछ 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 लगाए रहेंगे। तो क्या होगा, इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। सुबह उठेंगे या रतिये में उठ गए, कोई कोई होता रात में उठ गए, ठीक है चलो पूछते हैं, फिर उसी समय क्या होगा, पूछेंगे, बवाल होगा, झगड़ा होगा। यही झगड़े का कारण होता है। आया है भाई कहीं से कमा धमा करके बेचारा, सोने दो उसको सही तरीके से, फिर सुबह होकर के बता देना, सुबह होकर भूल जाओगी। लेकिन पूरे दिन का जितना खर्चा खैया जो होता है, कुफार बोली जो टोली सोली जो गांव में महिलाएं जो होती जब आपस में बैठे परपंच करती, वो सब परपंच जो है जाकर के सब एकदम से उसी कहने में, आज ये हुआ, तुम्हारी सिस्टर ने हमको ये कहा था, तुम्हारी अम्मा ने हमको ये कहा था, पिताजी ने आज हमको ऐसा बोल दिया है, इस तरीके से बोलेंगी, या ऐसा हो जाए, वो नहीं हुआ, दुनिया भर का टीमटा। वो चीजें नहीं बतानी थी उस समय, रिलैक्स हो जाए तब बता देना, बाद में कोई जरूरत भी नहीं बता, उनके दिमाग में बातें पसती नहीं। तो ऐसे तमाम सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना चाहिए भाई सभी लोगों को, हालांकि केवल स्त्रियों की बात नहीं, लड़के भी इस समय बड़े बेवकूफ होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई स्त्रियों के लिए, अब बाहर तुम दिन भर हो बेचारी अकेली तुम्हारे चक्कर में घर पे बैठी, तो भाई जब शादी होगी तो आप घर ही पे रहो ना, स्त्री को समय दो जितना समय चाहिए। अब रात में आए हो तो वो तुमसे नहीं बात करेगी तो किससे बात करेगी, ये भी बात पक्ष है। कई सारी, हालांकि इस पर नहीं चर्चा करते हैं। तो संपत्ति और परिवार जो होता है बेटा, चाहे शासक का हो चाहे सैनिक का हो, उसको उसके मार्ग से विचलित करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इस वजह से प्लेटो कहता है कि संपत्ति और स्त्री या परिवार नहीं हो तो बेटर ही होगा। एक शासक का पढ़ा लिखा दार्शनिक राजा की कल्पना भी प्लेटो करता है एक तरफ,
और कहता है कि भाई राजा पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, जानकार हो, ताकि किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सक्षम हो, उचित निर्णय ले सके। लेकिन राजा के अपने पास परिवार नहीं होता, कि वो एक प्रकार का परिवार होगा तो उसके अंदर मोह की भावना आएगी, पैसा होगा तो लोभ आएगा, लोभ और मोह जो होता है ये दुखद डमरुआ, ये एक प्रकार से बहुत दुख प्राप्ति करवाते, तुलसीदास जी कहते हैं। तो इस तरीके से ये कहा गया। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। शासक के पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितना उनके न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जितना उसको चाहिए उतना जरूरी उतना मिल जाए। संतान भी शासक वर्ग को भ्रष्टाचार की तरफ ले जाती है। परिवार के मोह में वह शासक सत्ता का दुरुपयोग भी करता है। ठीक है, अतः प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है, यानी आधुनिक समय में प्रासंगिक है, क्योंकि अगर राजा और सैनिक दोनों के पास अपना परिवार धन होगा तो परिवार के चक्कर में पड़ा रहेगा। अगर सैनिक एक जो है सीमा पर काम कर रहा व्यक्ति अपने परिवार वालों के व्यक्ति में गुम रहेगा, प्यार वाले बारे में सोचेगा कि चिट्ठी ना कोई संदेश, और जाने वो कौन संदेश, जहां तुम चले गए चिट्ठी आई है, संदेश से आई है। भले ही एक प्रकार से अगर परिवार होगा तो भाई प्यार होगा। बीबी घर पे है और तुम जो है सैनिक बन गए हो, तो सैनिक कितने भी बन गए हो, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में सोचोगे घर पे, बेचारी कैसी होगी, क्या होगी। भाई नई नई शादी हुई, आप जाकर के वहां पे जो है वीरान में पड़े रहोगे, तो भाई याद तो आएगी ही। इसी वजह से प्लेटो कहता था कि भाई जब भी कोई सैनिक वर्ग का हो तो वो एक प्रकार से उसकी शादी ना हो तब तक वो ठीक है। शादी वगैरह हो जाए, लोभ और मोह में फंस गया तो फिर एक प्रकार से वो उतना जबरदस्त तरीके से अपने कर्म को नहीं कर पाएगा, या दिमाग उसका कहीं ना कहीं भटका रहेगा। ठीक है, प्लेटो का मानना था। ऐसा मुझे मत बोलेगा कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ चीजें कुछ सही भी बता, प्लेटो की बातें बहुत सारी सही भी है, वर्तमान में प्रासंगिक भी है। देखिए प्लेटो की प्रमुख रचनाएं, देखिए सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। प्लेटो की 3 रचनाएं हैं, द रिपब्लिक, द स्टेटसमैन और द लॉज। ये 3 पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस है। अगला प्रश्न, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्योंकि प्लेटो ने तत्कालीन यूनान में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने शिक्षा पद्धति की योजना प्रस्तुत करी। प्लेटो ने शिक्षा के 2 भाग किए हैं, एक होती प्रारंभिक शिक्षा और एक होती उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा शासक वर्ग को प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, 20 वर्ष की आयु वर्ग वालों को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, और जो 20 साल से ऊपर हो जाते हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उनको उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही राजा बनने के योग्य होता है। प्लेटो की शिक्षा का निम्न एक प्रकार से महत्व है। प्लेटो कहते हैं कि राजा वही व्यक्ति बन सकता है जो शिक्षित हो, जो पढ़ा लिखा हो और वो उच्च शिक्षा ग्रहण किया हो। दार्शनिक राजा की खोज करने में शिक्षा सहायक होती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में काम करती है। शिक्षा न्याय का साधन है, शिक्षा के द्वारा ही न्याय एक प्रकार से किया जाता है कि भाई न्याय क्या होगा, क्या अन्याय होगा, क्या न्याय होगा। ठीक है, सभी को समान शिक्षा की बात करता है प्लेटो। शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना होता है, और शिक्षा राज्य के द्वारा ही दी जानी चाहिए, यह बात भी प्लेटो कहता है। तो प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत ये है। प्लेटो का आदर्श राजा मतलब क्या होता है, दार्शनिक राजा। यानी प्लेटो का राजा पढ़ा लिखा उच्च शिक्षा ग्रहण किए हो, ताकि वो किसी भी मुद्दे को देखे तो एक प्रकार चीजों को समझे। प्लेटो का दार्शनिक राजा क्या है, दार्शनिक राजा क्या है, जैसे ये रिमोट है एसी का। अब एसी का रिमोट है, लाल बटन दाबने से एसी चल जाती है। ठीक है, एसी चल गई, मानते गर्मी लग रही थी इस वजह से उदाहरण के रूप में समझा भी रहा हूं। जैसे एसी चल गई, अब ये एसी इस बटन तो दाबने से ही क्यों चली, लाल वाले से, इससे क्यों नहीं चली। इस बात को जिस तह तक जाकर के पता करना ही दार्शनिक विचारधारा होती है। राजा किसी मुद्दे को अगर देखे कि भाई किसी ने किसी को मारा तो क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा, और इस व्यक्ति ने क्या किया होगा इसलिए मारा, किस चीज, मतलब दोनों पक्षों को बहुत विस्तार से सोचता है। और एक सामान्य नागरिक अगर देखेगा तो उसको ऐसे मारा था, उसको भाई दंड दे दो। लेकिन एक राजा क्या करेगा, एक राजा बेटा क्या करेगा, उसको बढ़िया तरीके से देखेगा, सुनेगा, दोनों पक्षों को जो समझेगा उसके बाद में फिर निर्णय लेता है। यानी कि एक राजा दार्शनिक होना बहुत जरूरी। किसी भी मुद्दे को जैसे एक सामान्य जनता देखती है, अगर उस मुद्दे को राजा भी वैसे देखेगा तो राजा और उस जनता में क्या अंतर रहेगा। इसी वजह से प्लेटो कहता है कि राजा को पढ़ा लिखा, जनता से काफी पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि वो जनता के विचारों को समझ सके और दोनों के विचारों को, दोनों पक्षों को देखे और समझे और उसके अंदर निर्णय ले। ठीक है, चले आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न, रूसो की समान इच्छा या समान संकल्प संबंधी अवधारणा अथवा रूसो की समान इच्छा सिद्धांत की विवेचना की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में हमेशा आएगा। देखिए, रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत जिस समान इच्छा की परिकल्पना की है वह राजनीतिक शास्त्र को उनकी मौलिक और महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। रूसो, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, इन थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया इन लोगों ने। थॉमस हॉब्स और लॉक, इन दोनों के विचारों को एक प्रकार से समन्वित रूप से प्रस्तुत किया किसने, सामाजिक समझौते की पुस्तक में, किसने, इसका क्या नाम है, जीन जैक्स रूसो ने। ठीक है, तो सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक भी यही लिखता है रूसो। यद्यपि उसकी परिकल्पना स्पष्ट नहीं है, तथापि यह बात इनकार नहीं की जा सकती कि उसमें लोक संप्रभुता का बीज निहित है। यह ना तो एक मत है और ना ही बहुमत है, ना सर्वमत है, यह इन तीनों से ऊपर है। इसका जो समान इच्छा है, यह समान कल्याण से संबंधित होती है इच्छा।
या व्यक्तियों की सर्वश्रेष्ठ तथा स्वार्थ हित इच्छा होती है, या शुद्ध और विवेक पर आधारित होती है, या एक ऐसी इच्छा होती है सामान्य इच्छा जो व्यक्तिगत स्वार्थों को समाप्त करके समान कल्याण की भावना को जन्म देती है। ठीक है, इसके अलावा यह समाज के समान हितों की पूर्ति करती है। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को शुद्ध हित की उपेक्षा नहीं की होती है। समान इच्छा की विवेचना करते समय रूसो ने यथार्थ इच्छा यानी कि एक्चुअल और आदर्श इच्छा, दो इच्छाओं में अंतर किया है। आदर्श इच्छा बेटा क्या होती है, आदर्श इच्छा को ही समान इच्छा उसने कहा, जो कि सभी समाज की इच्छा होती, जनता की इच्छा होती, उसी को समान इच्छा कहा। व्यक्तिगत हित या स्वार्थ पर केंद्रित इच्छा को ही यथार्थ इच्छा कहा जाता है। आदर्श इच्छा सामाजिक कल्याण करती है और जो यथार्थ इच्छा होती है वो व्यक्ति का कल्याण करती है। ठीक है, सामाजिक हित अथवा सामान्य कल्याण से संबंधित होती है, उसको आदर्श इच्छा कहते हैं। और जो यथार्थ इच्छा होती है जनता का कल्याण नहीं बल्कि व्यक्तिगत कल्याण करती है, खुद का कल्याण करती है। इसमें किसी भी व्यक्ति के जो यथार्थ इच्छा होती है, यथार्थ इच्छा में व्यक्तिगत लाभ होता है, जबकि सामान्य इच्छा में सभी का लाभ होता है। तो सामान्य इच्छा में क्या होता है, व्यक्ति के स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता है, जनता के स्वार्थ का स्थान होता है, जन कल्याण के लिए होता है। तो सामान्य इच्छा यही है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्र मतलब व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। व्यक्ति स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है परंतु वह सर्वत्र किसमें जकड़ा हुआ है, वो एक प्रकार से बेड़ियों यानी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो के इस कथन की विवेचना कीजिए अथवा टिप्पणी कीजिए कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये दोनों कथन किसका है, ये कथन है बेटा किसका, ये कथन है किसका, रूसो का, जीन जैक्स रूसो कथन है। इसके बारे में स्पष्ट कीजिए, प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, रूसो का राजनीतिक दर्शन में एक विशेष महत्व रहा है। उसने अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक लिखी। उसके कई प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार किए। पहले प्रारूप में उपरोक्त कथन की व्याख्या करते हुए रूसो ने लिखा कि चूंकि मनुष्य जो होता है उसको जन्म से ही प्रकृति ने स्वतंत्र पैदा किया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, अतः यह आवश्यक है कि वह एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करे, उस पर किसी का कोई दबाव ना हो। परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज की रूढ़ियों, कानूनों, प्रतिबंधों, राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाओं से बंधा हुआ होता है। ठीक है, वह स्वतंत्र पैदा जरूर हुआ है लेकिन वह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तमाम प्रकार के नियमों में जकड़ा हुआ है। उसी को जंजीरों में जकड़ा हुआ बोला रूसो ने। ठीक है, रूसो की उपरोक्त व्याख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे प्रकृति के सरल जीवन से विशेष प्रेम था और नागरिक समाज की स्थापना से पूर्व की दशा का स्वर्ण युग मानता था। वो राज्य से पहले की स्थिति को बड़ा अच्छा मानता था। यह इस बात से सिद्ध होता है कि रूसो आधुनिक सभ्यता को घृणा की दृष्टि से देखता है, जबकि लाक के समान रूसो ने भी आधुनिक समाज को मनुष्य की आदिम व्यवस्था से गिरकर आने वाली अवस्था बताया। जैसे रूसो कहता था कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो अच्छी थी। प्राकृतिक अवस्था क्या है, जैसे थॉमस साप्स एक व्यक्ति है, वो कहता है कि जब राज्य नहीं था उससे पहले की, यानी कि जब देश का निर्माण नहीं हुआ या राज्य का समाज नहीं बना, समाज से बनने की पहले की स्थिति को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है मानव की। तो उस समय हाब्स कहता है कि मानव बहुत झगड़ालू था, लड़ता भिड़ता रहता था। ठीक है, जबकि फिर लाक आए, लाक कहते हैं कि नहीं, मनुष्य स्वार्थी नहीं था बल्कि वो मनुष्य स्वार्थ के बस जो कोई कुछ गलत काम जो करता था स्वार्थ के लिए करता था, अपने लाभ की प्राप्ति के लिए करता था। बाकी मनुष्य हमेशा सही बोलता है, लाक कहते हैं। लेकिन जब सिचुएशन कुछ ऐसी पड़ जाती है कि मनुष्य गलत बोलता है या गलत तरीके से कुछ काम करता है तो वो चीजें लाक कहता है। लाक और थॉमस हाब्स दोनों के विचारों को मिला करके रूसो ने अपने विचार दिए, कहा कि प्राकृतिक अवस्था ठीक है। ठीक है, उसका विचार था कि ज्यो ज्यो सभ्यता का विकास होता गया मनुष्य दासता की श्रृंखला में बंधता चला गया, यानी कि मनुष्य का एक प्रकार से विकास जरूर हुआ, स्वतंत्र पैदा जरूर हुआ, लेकिन वो जंजीरों में जकड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। रूसो के आगे के लेखों में उसका दृष्टिकोण बदला हुआ प्रतीत होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मस्तिष्क में व्यक्ति की स्वतंत्रता से कुछ और भी अभिप्राय था, क्योंकि प्राकृतिक स्वतंत्र जीवन से यह व्यक्ति जब यह कदापि अर्थ नहीं लिया जा सकता कि व्यक्ति लौटकर फिर प्राकृतिक दशा में पहुंच जाए। इस कथन के विश्लेषण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या करें और फिर उसके समझें। ठीक है, तीसरी बात रूसो कहता है, सामाजिक समझौते का प्रतिपादन करने के पश्चात रूसो के व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। उसका व्यक्ति उसी प्रकार स्वतंत्र है जैसा कि वह प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र था राज्य की उत्पत्ति के बाद में। सामाजिक समझौते के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान इच्छा में साझा मिले। समान इच्छा जो है जिससे सभी की सुख हो, सभी अच्छे हो, क्योंकि वह स्वस्थ मानव या स्वस्थ समान जीवन का एक अंग माना जाता है जो इच्छा होती समान इच्छा। इस वजह से समान इच्छा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आता तो स्वतंत्र है, ऐसा रूसो मानते। चौथी बात,
रूसो इस बात से भली प्रकार से परिचित है कि व्यक्ति में मतलब कि व्यवहार में प्रायः ऐसा नहीं पाया जाता कि राज्य समान इच्छा पर आधारित हो, परंतु वह समान इच्छा के सिद्धांत पर बल जरूर राज्य देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ बल जरूर देता है और इस बात का अनुरोध करता है कि व्यक्ति को अनिवार्य रूप से समान इच्छा का पालन करना चाहिए और यदि व्यक्ति कोई समान इच्छा का पालन नहीं करता तो उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करना चाहिए, क्योंकि समान इच्छा का पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित होती है। रूसो लिखता है कि इंडिविजुअल मस्ट बी फोर्स्ड टू बी फ्री। ठीक है, स्वतंत्रता ने मतलब रूसो ने स्वतंत्रता की जो उपरोक्त परिभाषा दी है वह बड़ी विचित्र परिभाषा है, क्योंकि ना तो वह हाब्स की शारीरिक स्वतंत्रता की धारणा से मिलती है और ना ही लाक और इमैनुअल कांट की नैतिक स्वतंत्रता की धारणा से मिलती है। ये एक अजीब परिभाषा उसने दी। ये रूसो था जिसने सामाजिक समझौता नाम की पुस्तक लिखी, जिसने समान इच्छा का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। प्रश्न है, रूसो का प्रभुसत्ताधारी हाब्स का शीश विहीन लेवियाथन है, इस कथन में अपने तर्क दीजिए। रूस का जो प्रभुसत्ताधारी हाब्स का शीश विहीन लेवियाथन है, लेवियाथन पुस्तक भी किसकी है? थॉमस हाब्स की पुस्तक है। देखिए, रूसो ने राजदर्शन में राज्य की प्रभुसत्ता को प्रतिबंधित अथवा मर्यादित करके यह सिद्ध कर दिया कि हाब्स का जो लेवियाथन है एक महत्वहीन और शीश विहीन शासक है। लेवियाथन नाम की पुस्तक में उन्होंने सामाजिक समझौते के बारे में बताया। किसने? हाब्स ने। हाब्स कहता है कि सभी लोगों ने समझौता किया, बहुत मारपीट कर रहे थे लोग, ठीक है, राजा लोग एकदम से की जो तमाम जनता आपस में भिड़ रही थी, हमेशा लड़ भिड़ रही थी, उसी चीज को एक प्रकार से मैनेज करने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने एक प्रकार से एक राजा भेजा जो मनु थे, ठीक है, और इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा हाब्स कहता है। ठीक है, लेकिन इसको मतलब इसको एक प्रकार से नकारता है कौन? जो है रूसो। कहता है कि ये शीश विहीन यानी कि बिना सर का शासक है, बिना सर का राजा है, ऐसा राजा इसने बताया। ठीक है, लेवियाथन पर अंकुश लगाया हाब्स ने, मतलब कि जो है रूसो ने। हाब्स ने प्रभुसत्ता को सर्वोच्च माना और व्यक्ति को उसका दास माना कि राजा का जो नियम कायदा है, प्रभुसत्ता है, वो एक प्रकार से सर्वोच्च है और जनता जो है उसकी दास है। किंतु रूसो ने राज्य की संप्रभुता को समान इच्छा का दास बना करके लेवियाथन को मर्यादित कर दिया। लेवियाथन जो एक प्रकार शासक है या जो उसका हाब्स का विचार था उसको मर्यादित करने का काम किया। सामूहिक प्रभुसत्ता का नियंत्रण। देखिए, हाब्स के निरंकुश शासक पर रूसो ने सामूहिक प्रभुसत्ता का नियंत्रण स्थापित कर दिया। यद्यपि समस्त व्यक्ति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण करते हैं, तथापि विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत अधिकारों को वे अपने पास रखते हैं। ठीक है, अगला तीसरी बात है पदच्युति का प्रावधान। हाब्स का शासक जो है निरंकुश है, जनता को उसके विरुद्ध कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त था। राजा जो बनाया था ब्रह्मा ने, मनु, वो एक प्रकार से मतलब मनु के पास सारे अधिकार थे, जनता उसको हटा नहीं सकती थी, लेकिन लाक कहता है कि नहीं, जनता जो है राजा को जब चाहे हटा सकती है, जब चाहे बना सकती है। ठीक है, समझौता करके। लेकिन थॉमस हाब्स कहते हैं कि राजा निरंकुश था, राजा के ऊपर कोई मतलब की जनता का अधिकार नहीं था और राजा जो है बेटा वो स्वतंत्र था अपने आप में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। किंतु रूसो ने उसको समान इच्छा के अधीन रख करके राजा को सिद्ध कर दिया। राजा का मुख्य कार्य जनता का हित करना होता था। यदि राजा इस कार्य में उदासीनता रखता था तो जनता उसको पदच्युत कर सकती थी, ऐसा रूसो ने भी कहा। क्योंकि ये प्लेटो ने पहले मतलब कि किसने? लाक ने कह दिया था, उसी लाक के विचारों को रूसो ने आगे बढ़ाया। समान इच्छा। देखिए, हाब्स के शासन का आदेश ही कानून था, यानी आदेश जो था राजा का वही कानून बन जाता था। रूसो ने कहा कि सर्वोत्तम कानून वह है जो जनता का सर्वोत्तम हित कर सके, यानी अच्छा कानून वही होगा जो जनता का हित करे। इस प्रकार रूसो ने हाब्स के शासक को समान इच्छा के अधीन बताया। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं कि रूसो ने थॉमस हाब्स का जो लेवियाथन था उसको कहा कि ये शीश विहीन एक राजा है, या शीश विहीन एक प्रकार से एक राजतंत्र है, जिसके मतलब कि ऐसा राजा है जो जिसके पास सर ही नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आप देखेंगे, जे.एस. मिल का उपयोगितावाद क्या है? देखिए, उपयोगितावाद मतलब होता है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। मिल, जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल जो है बेंथम के शिष्य थे। अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिकता का आधार मानते हैं। वह मानते हैं मिल कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही होता है जिसमें वह सुख की वृद्धि करता है, और जो भी काम सुख के विपरीत होता है वही काम गलत होता है। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं उससे आपको सुख मिल रहा है तो वो काम सही है, और आप कोई काम कर रहे हैं उससे आपको दुख मिल रहा है यानी कि वो काम आप गलत कर रहे हो। सुख का अर्थ है आनंद की प्राप्ति, और दुख का अभाव यानी दुख की कमी, और आनंद की प्राप्ति को ही सुख कहते हैं। दुख का मतलब होता है पीड़ा आपको, या आनंद का अभाव यानी आनंद की कमी को दुख कहते हैं, यानी पीड़ा हो तो भी दुख होता है। इन विचारों की वजह से बेंथम का पक्का शिष्य माना जाता है, क्योंकि मिल ने मतलब कि बेंथम ने भी ऐसी बातें कही थी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा कि सभी व्यक्ति जीवन में अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और इस प्रकार मिल ने बेंथम के सुखवाद को स्वीकार किया। यानी बेंथम का जो सुखवाद था उसको स्वीकार भी किसने किया?
जॉन स्टुअर्ट मिल, चूंकि शिष्य था इस वजह से स्वीकार किया। बेंथम के समान मिलने भी व्यक्ति के ध्येय सुख प्राप्ति होता है, कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है, सुख प्राप्ति। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक प्रकार सुख प्राप्ति करे। हर व्यक्ति अपना काम कुछ भी करता है तो सुख प्राप्ति के लिए करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति बिना सुख के कल्पना किए कोई काम नहीं करता है, लेकिन जब वही काम उसका प्राप्त पूर्ण हो जाता तो सुख मिलता है, अगर काम पूरा नहीं होता तो उसको दुख मिलता है, ठीक है। तो वही चीज, दुख निवृत्ति के लिए कोई काम करता है और सुख की प्राप्ति के लिए काम करता है। दुख को खत्म करने के लिए, सुख को आने के लिए कोई काम करता है व्यक्ति, परंतु आगे चल करके उसके उपयोगितावाद में जो है बेंथम के उपयोगितावाद से थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के विचार बताएं। देखिए, लास्की की स्वतंत्रता की अवधारणा उसके अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों का सार होती है। इस संबंध में लास्की के विचार में परिवर्तन होता रहा। प्रारंभ में बहुलवादी रहा ये लास्की, बाद में मार्क्सवादी हो जाता है, फिर समाजवादी बनता है, फिर लोकतंत्रवादी हो जाता है। स्वतंत्र व्यक्ति के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए, अगर स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, व्यक्ति विकसित नहीं हो पाएगा। उन्होंने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए हैं, किसने, लास्की ने। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हो। दूसरा, राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी राजनीति में एक प्रकार से स्वतंत्रता हो। और आर्थिक स्वतंत्रता, तीनों प्रकार से स्वतंत्र हो। व्यक्ति के पास जो धन है वो धन उसका हो, स्वतंत्र हो धन के मामले। राजनीति में भाग ले सकता हो, व्यक्ति के रूप में अपने आप कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र हो। 3 प्रकार की स्वतंत्रता किसने बताई है, लास्की ने बताई है। अगला प्रश्न आ चुका है, लास्की का बहुलवाद क्या है। देखिए, राज्य के दमनकारी शोषक स्वरूप के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ। लास्की की विचारधारा ने एक सत्तात्मक राज्य के हाथों में असीमित शक्ति के केंद्रीकरण के विरुद्ध लोकतंत्र के हित में सत्ता के संघात्मक स्वरूप की अवधारणा का प्रतिपादन किया। मतलब कि क्या हुआ कि असीमित शक्ति जो है राजा के हाथों में, एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होगी, यानी सत्ता के केंद्रीकरण को एक प्रकार से खत्म करके सत्ता का भी केंद्रीकरण किया। यानी सत्ता का भी केंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि सत्ता को कई लोगों के हाथों में बांट देना, यानी शासक जो होगा उसी के पास पूरी पावर नहीं रहेगी, वो पावर जो जनता के हाथों में बटी हुई होगी, ऐसा लास्की बताता। तो ये लास्की का बहुलवाद है, ठीक है, कि कई समुदायों में कई जगहों पर सत्ता बटी होगी। राज्य की तुलना में समाज में कार्यरत अन्य समुदाय की स्वतंत्रता का समर्थन किया इसने। लिंडसे, अर्नेस्ट वार्कर और तमाम प्रकार के बहुलवादी विचारों ने स्वर में स्वर मिलाकर के लास्की के विचारों का समर्थन किया। और शक्ति का आधार संघीय होना चाहिए, क्योंकि समाज का ढांचा संघीय है। लास्की ने बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन एक प्रकार से कई आधारों पर किया था। पहली बात तो ये आधार इसका लास्की का ये रहा बेटा, क्या आधार रहा लास्की का। लास्की कहता है कि प्रत्येक समाज में रीति रिवाज होते हैं जिसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते, रीति रिवाजों के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। राजा जो होगा वो हो सकता है रीति रिवाज न जाने तो फिर उसको अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन इसीलिए जनता के तमाम इलाकों में शक्ति का बंटवारा हो जाए ताकि हर एक व्यक्ति अपने अपने इलाकों के जो रीति रिवाजों को, रूढ़ियों को समझ करके उसके आगे बढ़ सके। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण पर बल दिया। दूसरी बात, अपने दायित्व का निर्वहन मनुष्य के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक के द्वारा नहीं। तीसरी बात, अपनी निष्ठा की मांग करने से पहले राज्य को अपनी सत्ता का औचित्य सिद्ध करना चाहिए, ठीक है। चौथी बात, शक्ति का लोकतंत्रीकरण आवश्यक होता है, शक्ति का बंटवारा, जनता में बंटवारा, जनता के हाथों में शासन हो, ऐसा लास्की कहता है। लास्की बड़ा विद्वान आदमी था। अगला प्रश्न, लास्की द्वारा अधिकार की परिभाषा दी गई, बताइए लास्की। क्योंकि अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जिससे अधिकार की संज्ञा दी गई है। लास्की ने अधिकार की परिभाषा को देते हुए कहा कि अधिकार जो होता है बेटा, जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिसके कमी में या जिसके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को अधिकार ना दिया जाए किसी भी चीज का तो अपना विकास नहीं कर पाएगा, ऐसा लास्की कहते हैं। किसी भी राज्य को अच्छा या बुरा इस आधार पर कहा जाता है या कहा जाना जाता है, मतलब किसी राज्य को अच्छा या बुरा इस आधार पर जाना जाता है कि उसने अपने नागरिकों को कितने अधिकार दिए हुए हैं। अगर अधिकार ज्यादा दिए हैं तो राज्य अच्छा है, अधिकार नहीं दिए तो राज्य बुरा है। लास्की ने व्यक्ति के लिए कई अधिकार बताए हैं जो आवश्यक होने चाहिए एक राज्य को देना। हर व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए हर एक राज्य में। पहली बात तो लास्की कहता है कि शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार सभी राज्य के लोगों को होना चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि विचार अपने बातों को कहने पर, किसी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता जनता को होनी चाहिए। चौथी बात, संपत्ति का अधिकार, यानी उसको अपना संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। इस तरीके से तमाम अधिकार जो है एक किसी भी जनता के पास किसी भी राज्य में होनी चाहिए, ऐसा लास्की कहता है। अगला प्रश्न, टी.एच. ग्रीन, पूरा नाम क्या है बेटा इनका, थॉमस हिल ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन के अनुसार राज्य के क्या काम है बताएं, क्या क्या कार्य है। ये ग्रीन राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं राज्य को, सभी कार्य व्यक्ति के द्वारा किए जाए ऐसा मानते हैं ग्रीन।
वही कार्य राज्य करे जिसको नागरिक अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, यानी ऐसा काम राज्य करे या सरकार करे जो जनता नहीं कर पाती, ऐसे कार्यों को सरकार ना करे जो जनता कर लेती है। यानी कि राजा को हर कार्य में भागीदार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो काम जनता ना कर सके उस कार्यों को राजा को करना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बताया किसने, ग्रीन ने। ठीक है, सद जीवन के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन्हीं बाधाओं को दूर किया जाए राजा के द्वारा। बाकी सद जीवन के मार्ग में 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं, अज्ञानता, मद्यपान और निर्धनता। ये सद जीवन के मार्ग में बाधा आती है। ठीक है, देखिए कैसे, अज्ञानता, तो जिस व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दे, ये राजा करे, शिक्षा का काम। मद्यपान पर रोक लगाए राजा, निर्धनता को दूर करे। ठीक है, ये काम राजा कर सकता है, बाकी जनता कर लेगी खुद। शिक्षा की व्यवस्था करके अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, लेकिन यह कार्य केवल राज्य ही कर सकता है, जनता नहीं कर सकती। इस वजह से शिक्षा की व्यवस्था करके अज्ञानता को दूर किया जाए। मद्यपान के विरुद्ध यानी कि नशाखोरी के विरुद्ध जो है कानून बना करके नशाखोरी खत्म किया जाए। निर्धनता के खिलाफ कोई ऐसी पॉलिसी बना करके जिससे जनता को फायदा हो, उसको एक प्रकार से दूर किया जाए। ठीक है, नशाखोरी खत्म किया जाए, अज्ञानता को शिक्षा के द्वारा दूर किया जाए, और धन देकर के या फिर कोई व्यवस्था देकर के, नौकरी देकर के जनता की जो एक प्रकार से निर्धनता है उसको दूर किया जाए। ऐसा मतलब ग्रीन बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया, हीगल का द्वंद्वाद पद्धति या द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है? हीगल का, ठीक है, द्वंद्वात्मक का अंग्रेजी शब्द होता है डायलेक्टिक, यूनानी भाषा के डायलेगी शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है वाद विवाद करना। हीगल वाद विवाद के स्तर से उठ करके वाद, प्रतिवाद और संवाद के स्तर तक ले जाता है इसको। वाद विवाद के किसी मुद्दे पर मान लेते हैं हमने विचार दिया, कोई किसी मुद्दे पर हमने विचार दिया तो वो वाद हो गया। उस वाद पर आपने कोई तर्क दिया, ठीक, किसी दूसरे विद्वान ने तर्क दिया, तो वो तर्क क्या हो गया, उसी को विवाद कहते हैं। तो हमने वाद दिया, हमने वाद किया, आपने प्रतिवाद किया, तो वो प्रतिवाद हो गया। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, वाद प्रतिवाद, फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या बनेगा बेटा, प्रतिवाद के बाद में संवाद बनेगा। ठीक है, दोनों विचार जब मिल जाएंगे फिर संवाद बनेगा। फिर उस संवाद पर क्या होगा, फिर संवाद को से निकल के कोई वाद आएगा, फिर प्रतिवाद होगा उसका, फिर संवाद बनेगा। यानी कि वाद, प्रतिवाद और संवाद ये साइकिल में चलता रहता है। यही द्वंद्वात्मक पद्धति है हीगल की। कोई विचारधारा पर ऐसे होता है, क्योंकि उनका कहना है हीगल का कि मानव सभ्यता का विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता है। सभ्यता के इस विकास क्रम को समझाते हुए हीगल कहता है कि सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मौलिक रूप होता है जो वाद के रूप में होता है। विकसित होने की प्रकृति की वजह से धीरे धीरे वह विकसित होकर के अपने में निहित अंतर विरोधों की वजह से अपने विपरीत रूप को जन्म देता है, जिसको प्रतिवाद कहा जाता है। ठीक है, और प्रतिवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। उसके बाद में फिर विकास की प्रक्रिया बराबर जारी रहती है। अतः प्रारंभ में इन दोनों रूपों में संघर्ष होता है, वाद और प्रतिवाद में, और इन दोनों में संघर्ष होने की वजह से उसमें समन्वय हो जाता है, संतुलन की स्थिति आ जाती है। दोनों में वाद और प्रतिवाद आपस में मिल जाते हैं और एक नई विचारधारा आती है, उसको संवाद के रूप में जानते हैं। यही 3 विचार वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में प्रकट हो जाती है। यह संवाद, वाद, प्रतिवाद दोनों का समन्वित रूप होता है, और होने की वजह से दोनों से विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है। संवाद सबसे अच्छा माना जाता है। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस तरीके से विकास होता है। किसी मुद्दे पर वाद, प्रतिवाद और संवाद होता रहता है। अगला प्रश्न आ चुका है, मार्क्स का राज्य संबंधी विचार बताएं। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष की विचारधारा देता है। कार्ल मार्क्स कहता है अब तक का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स एक पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग की बात करता है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की विचारधारा दी। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की पुस्तक लिखी। ये सब कार्ल मार्क्स से रिलेटेड चीजें ध्यान रखेंगे। देखिए, मार्क्स ने राज्य को अनावश्यक माना, यानी कि ये जरूरी नहीं है राज्य। जब राज्य नहीं था तब समाज में वर्ग विभेद भी नहीं था, ऐसा ही मानते हैं। राज्य के आने से वर्ग विभेद हुआ है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। समाज जब 2 वर्गों में बट गया तो राज्य अस्तित्व में आ गया। राज्य शोषण का एक यंत्र है, ऐसा कौन मानता है? कार्ल मार्क्स मानते हैं। इससे नागरिकों का शोषण समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा किया था। समाज के अल्पसंख्यक यानी समाज में जो कम संख्या में लोग हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो लोग जो है गरीबों का शोषण करते हैं, यानी जो जनता है उनका शोषण करते हैं, और उन्हीं के द्वारा राज्य अपने कब्जे में कर लिया जाता है। राज्य पूंजीपतियों की संस्था है, ऐसा कौन कहता है? मार्क्स कहते हैं। राज्य के समाप्त होने के बाद में ये कहते हैं कि जब राज्य समाप्त, एक समय ऐसा आएगा, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब राज्य समाप्त हो जाएगा उस समय वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। जब राज्य नहीं होगा तो राज्य विहीन जो है, मतलब वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें सब बराबर होंगे, जिस पर सभी नागरिकों के हितों पर ध्यान दिया जाएगा। और अभी तो एक प्रकार से क्या है, बस केवल पूंजीपतियों पर ध्यान दिया जा रहा है। पूंजीवाद के प्रबल विरोधी थे ये। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, बड़ा फेमस सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। उसके अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार मिल, मतलब जो मिल में मालिक होते हैं, मिल मालिक जो होते हैं मजदूरों का शोषण करते। कैसे?
उससे बहुत कम ही मजदूरी दी जाती है मजदूरों को, और मजदूरों के श्रम से पूंजीपति धनवान हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से अगर समझे, तो किसी वस्तु की कुल लागत मान लेते हैं, कुल वस्तु लगाने में और उसके वास्तविक मूल्य के अंतर में को अतिरिक्त मूल्य कहते हैं, यानी वास्तविक मूल्य अंतर है। मान लेते हैं, अभी उदाहरण के रूप में समझाते हैं आपको, ठीक है। उदाहरण के रूप में एक जोड़ी जूते के निर्माण में मान लेते हैं मजदूर को 50 रुपए दिया जाता है। यानी एक मजदूर अगर एक जोड़ी जूता बनाता है, 2 जूता, एक जूता बनाता है, मान लेते हैं एक जोड़ी जूता मतलब एक जूता, ठीक है, एक व्यक्ति जो पहन सकता है, 50 रुपए लगता है एक जोड़ी जूते को बनाने में, ठीक है। और जूते के निर्माण में 80 रुपए की सामग्री लगती है। 80 रुपए की सामग्री लगी और 50 रुपए किसको मिला? मजदूर को बनाने के लिए मिला। 80 और 50 आप जोड़ लीजिए। इस प्रकार एक जोड़ी जूते के निर्माण में कितने रुपए लगे? 50 रुपए चूंकि मजदूर को दिया गया है, 80 रुपए सामग्री बनी जूते के, 130 रुपए को मिलाकर के लागत आती है इसकी एक जूते को बनने में, ठीक है। और उस जूते को बाजार में कितने में बेचा जा रहा है? 180 रुपए में। बाजार में जिस जूते को बनाने में 130 रुपए लगे हैं, उसको कितने में बेचा जाता है? 180 रुपए में बिक्री करी जाती है। इस प्रकार क्या होता है? 180 रुपए की बिक्री होती है, 130 की बनवाई लगी है, तो घटा देंगे 130 इसमें से, तो कितना बचेगा? 50 रुपए। यानी 50 रुपए जो होता है ये बच जाता है। ये 50 रुपए किसके पास जाएगा? ये मजदूरों को नहीं मिलता, ये जो मिल का मालिक है उसको मिल जाता है। यही 50 रुपए अतिरिक्त मूल्य होता है, ठीक है, जिससे मिल मालिक बिना किसी परिश्रम की, किसी मेहनत के हड़प लेता है। मजदूर काम करता है, 50 रुपए उसको मिलते हैं, तो वो काम करता है इस वजह से मिलते हैं, ठीक है। और जो एक प्रकार से मिल मतलब कि जो सामान लगा है वो 120 रुपए का लगा है, ठीक है, मतलब कि 80 रुपए का सामान लगा है, तो वो सामान लगाने का जो पैसा होता है वैसे पूंजीपति ही देता है, और मशीन बनवाने का काम भी, मतलब मशीन में खर्चा वगैरह हो पूंजीपति देता है, तो इसी वजह से वो 50 रुपए ले लेता है। हालांकि तो ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 50 रुपए बाद जो ये बिना मतलब का ले रहा है, बिना काम किए ले रहा है, घर में बैठे बैठे, यही अतिरिक्त मूल्य होता है। इसी की वजह से पूंजीपति यानी और अमीर होते जाते हैं, और गरीब और गरीब होता चला जाता है। यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है कि जो प्रॉफिट होता है कंपनी वाले वो बिना मतलब के ले लेते हैं, उनका कोई उस पर अधिकार देते हैं, जबकि मजदूर लोग जो है करते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, राजनीतिक दायित्व पर ग्रीन के क्या विचार है? राजनीतिक दायित्व पर ग्रीन के विचार फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दायित्व पर ग्रीन के क्या विचार है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ग्रीन के अनुसार राज्य का अस्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए है, या मनुष्य पर थोपी गई कोई संस्था नहीं है, ठीक है। राज्य एक नैतिक संस्था होती है। राज्य का मुख्य दायित्व अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना होता है। राज्य को अपने नागरिकों को चरित्रवान और गुणवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति के द्वारा अच्छे कार्य किए जाने के मार्ग में जो बाधा आती है, राज्य का दायित्व बनता है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को खत्म करे। व्यक्ति अधिकार के माध्यम से ही अपने नैतिक जीवन को मतलब व्यतीत कर सकता है या उसको डेवलप कर सकता है। तो ग्रीन के विचार राजनीतिक दायित्व को लेकर के यही कि राजा का दायित्व क्या होगा? जनता के कल्याण का, जनता के सुख दुख में भागीदारी हो, जनता को एक प्रकार से आगे बढ़ाने में मदद करे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। कार्ल मार्क्स ने धर्म के संबंधी अवधारणा क्या दी? देखिए, कार्ल मार्क्स ही वह व्यक्ति जिसने कहा था कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम है, ठीक है। धर्म को अफीम से तुलना कर दी थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स धर्म को शोषक वर्ग के हाथों में एक मजबूत शोषण यंत्र के रूप में स्वीकार कराता है। इसका प्रयोग शोषक वर्ग जो होता है वो शोषितों के आत्मिक उत्पीड़न और बौद्धिक दासता हेतु करता है। लेकिन लेनिन नाम का एक विद्वान है, वो भी मार्क्सवाद से ही रिलेटेड रहा है। मार्क्स का कहना है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, लेनिन कहता है। धर्म प्रचारकों के द्वारा सिद्ध किया जाता है कि धर्म मनुष्य के हृदय में निहित किसी प्रकार की प्राकृतिक भावनाओं का प्रतीक है, वह सामाजिक विकास का परिणाम है तथा हमेशा प्रभुत्वशाली वर्ग के प्रभुत्वहीन वर्ग के किए जाने वाले शोषण का एक सबल साधन धर्म को बताया, मतलब मार्क्स ने। अतः उसने सदियों तक निजी संपत्ति और शोषण को पुनीत बनाए रखा। उसने भाग्य की गुलामी और दुष्कृत और हिंसा का प्रतिरोध नहीं करने का पाठ पढ़ाया धर्म ने, ऐसा इसको लगता है कार्ल मार्क्स को। ऐसा करने से वो सर्वसाधारण के क्रांतिकारी उत्साह को कुंठित किया और उन्हें हाथ पर हाथ धरे रख करके भगवान की इच्छा पर का मुंह जो होना सिखाया। स्वयं सुखमय जीवन की कहानियां गढ़ करके धर्म मेहनत कशों का ध्यान सामने के ज्वलंत प्रश्नों की ओर से आम जनता को विरत करवा दिया, केवल धर्म में फंसा करके रखा। इस प्रकार मार्क्स ने माना कि धर्म जो है समाज के आर्थिक आधार पर निर्मित एक अधिरचना है और वह शोषक वर्ग के हितों को पूर्ण करने का एक साधन है। नहीं कि जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, धर्म का सहारा लेकर के जनता को लूटते हैं, जनता का एक प्रकार से शोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहीं पर प्रश्न है मैकियावेली का स्वस्थ राज्य क्या है? देखिए, स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है, निरंतर संघर्ष में लगा रहता है, यह राज्य की एकता का प्रतीक होता है। स्वस्थ राज्य
क्योंकि छोटे छोटे स्वार्थों के लिए इसके निजी आपस में, इसके जो है छोटे छोटे स्वार्थों के लिए इसके निवासी आपस में लड़ते झगड़ते रही हैं। स्वस्थ राज वही होता है जिसके जो है जनता आपस में लड़ती झगड़ती ना हो। स्वस्थ राज तेजस्वी और गतिशील होते जो कि डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ऐसे ही जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है, लिखित वाला, तो ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी ऐसे आ चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। ऐसे सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं और अपना सेमेस्टर का नाम लिख करके आपको भेज देना है बेटा, ठीक है। आपके लिए आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए में आपकी करवाई जा रही है। क्रैश कोर्स है, जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले उसके लिए तैयारी हो रही है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा 100 रुपए में। और जो बच्चे हमारे साथ फिफ्थ सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं, तो फिफ्थ सेमेस्टर क्लास के लिए ग्रुप बन चुका है, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। मात्र 100 रुपए फीस उसके लिए भी रखी गई है, जो है फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जिसमें को करिकुलर और दोनों सब्जेक्ट के, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे और को करिकुलर होगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो उसकी पहले से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए बड़े कठिन होंगे, तो उसको आप पहले से प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अभी से मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह भेजता रहूंगा, क्वेश्चन पेपर भेजता रहूंगा, ताकि आप पढ़ ले उसको, पेपर कैसा आता है वो देख ले। तो आपके लिए व्यवस्था कर दी गई बेटा। तो फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स भी 100 रुपए में, जिसमें आपको 2 मेजर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर, यही 3 सब्जेक्ट होंगे। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, कुल मिलाकर के 4 पेपर ये और एक को करिकुलर, 5 पेपर आपका होगा, ठीक है। पांचों पेपर की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में होगी और 6 महीने आपकी क्लास जो है उसमें जोड़ा जाएगा आपको ग्रुप में, ठीक है। 6 महीने तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, 6-7 महीने तक, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमको फोर्थ सेमेस्टर में गुरुजी अभी हम हैं और फिफ्थ का हमको चाहिए, फिफ्थ का और फोर्थ का, फिफ्थ का बाद में हमको चाहिए और फोर्थ का भी, यानी कि दोनों का एक साथ अगर चाहते हैं, देखिए अलग अलग लेंगे तो आपका 100 रुपए पड़ेगा दोनों का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक साथ अभी पेमेंट कर दीजिएगा, अभी एक साथ अगर पेमेंट करेंगे आप 150 रुपए, तो आपका फोर्थ सेमेस्टर का आपको मिल ही जाएगा। साथ में आपके लिए फिफ्थ सेमेस्टर का जो ग्रुप है उसमें आपको जो है जोड़ दिया जाएगा, और फिफ्थ सेमेस्टर में जैसे क्लास शुरू होगी तो आपको वो चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। जब से जैसे आपकी फोर्थ सेमेस्टर क्लास खत्म होगी, तैसे आपकी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास शुरू करवा दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जैसे क्लास शुरू होगी तैसे आप जुड़े रहेंगे, तो आपका फायदा होगा और आप आसानी चीजों को जान पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ और ऐसी चीजें आपको मिलती रहती हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी यूनिवर्सिटी कौन सी होगी। देखिए, सभी विश्वविद्यालयों की तैयारी में करवाता हूँ। परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, जैसे देखेंगे परीक्षा की तैयारी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा मैं इसमें और डिटेल में कुछ जानकारी अगर दूं, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं उन सभी के लिए तैयारी में करवाता हूं, ठीक है। एक मिनट, जैसे आपका यूनिवर्सिटी चाहे वो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इन सभी का लिखित हो रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, चाहे आपका CCSU मेरठ विश्वविद्यालय हो, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी तमाम विश्वविद्यालय है, जैसे कि आपका और भी कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होती है, जैसे कि आपका क्या हो गया, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, JNCU, ठीक है। इसके अलावा ये सब परीक्षा लिखित आप ही करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ये सब लिखित करवा रहे हैं अब की बार, ठीक है। हो सकता है कुछ अब इसमें से अब की बार तो लिखित हो रहा है, लेकिन जैसे आप देखते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फिफ्थ सेमेस्टर में आपका अब की लिखित हो रहा है, तो अगले बार ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही और चीजों का, बाकी सबका इनका लिखित होता है, हमेशा से लिखित होता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को छोड़ते बाकी सबका पेपर हर सेमेस्टर में लिखित ही हो रहा है। बाकी विश्वविद्यालय में जैसे आपका क्या आता है बेटा, जैसे कि DDU का हमेशा आपका पेपर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे ही सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो पेपर है बेटा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का आपका सम सेमेस्टर में जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है और विषम सेमेस्टर में लिखित होता है, यानी कि अगली बार क्या होगा, विषम सेमेस्टर होगा फिफ्थ सेमेस्टर में, तो इसके लिए विषम सेमेस्टर में लिखित टाइप की तैयारी आपकी हो जाएगी। ऐसे में ही आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सभी की तैयारी होती है। ऐसे ही आपका दूसरा अगला विश्वविद्यालय क्या होगा आपका, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, डबरू जिसको कहते हैं, आगरा विश्वविद्यालय, इसकी परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा आपका जैसे MJPRU बरेली, इसका पेपर भी ऐसे सम विषम टाइप का होता है, इसका पेपर अब की बार तो ऑब्जेक्टिव ना, फोर्थ का फिफ्थ का हो सकता है, इसका फिफ्थ का लिखित पेपर आएगा, फिफ्थ का लिखित पेपर आएगा, अब की बार ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये भी एक प्रकार से इसकी तैयारी हो जाती है। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, यानी कि मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, इसकी परीक्षा जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव हो रही, तो वो भी ऑब्जेक्टिव हो रही। इसके अलावा मां शाकुंभरी हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी,
ठीक है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इसके पेपर जो है ये भी हमेशा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो इसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का सम सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव, बेसम सेमेस्टर में लिखित होता है। इसके भी कई सारे चीजें आपको सेम मिलेंगी। इसके अलावा रज्जू भैया का यहाँ पर लिखना भूल गए थे। रज्जू भैया जो होता है, रज्जू भैया विश्वविद्यालय इलाहाबाद में जो है, ये एक प्रकार से इसकी परीक्षा भी आपकी लिखित ही होती है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं को लेकर के मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से चीजें आपकी ओरियरली हो गया। ऐसे आपका आपका क्या हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, बीयू। ठीक है, बीयू झांसी, बीयू झांसी की अगर बात की जाए बेटा, तो बीयू झांसी जो होती है, ये यूनिवर्सिटी जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसकी परीक्षा भी आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव का भी, इन सभी विश्वविद्यालयों की तैयारी जो होती है शुक्ला डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाई जाती है। और भी विश्वविद्यालय राजस्थान के, ठीक है, बिहार के कई सारे विश्वविद्यालय और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो या लिखित हो, सभी तैयारी के लिए अगर सिलेबस आपका सेम, अधिकतर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सिलेबस सभी का सेम ही है, तो आपके लिए बेहतर तैयारी हो रही है। आप हमारे चैनल से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लगातार आपके लिए मैं लाता रहूंगा।